किया था सर ने, तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल गई कि चलो थोड़ा सा गेम खेल लें, थोड़ा सा जो है वो कोई फेसबुक यूज कर लें, थोड़ा सा मस्ती वो कर लें, कपड़े धो लें। ठीक है, हॉस्टल वालों के लिए भी मसले है ना। 20 रुपए का सर्फ एक्सेल लिया, एक बाल्टी में पानी और कपड़े डाले और उसमें सर्फ एक्सेल डाल दिया और उसको पूरी रात के लिए रख दिया। सुबह उठे तो ऐसा फील किया जैसे ये एक वॉशिंग मशीन में गोल गोल घूमे। उनको दोबारा पानी के नीचे हल्का सा घोसल दिया और तार पे टांग दिया, तो सर्फ भी उसी में लगा हुआ होगा, गीला भी होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो खुश्क हो जाएगा। जब खुश्क हुआ तो उसको ऐसे करके झाड़ा तो सर्फ बाहर निकल गया और कपड़े धुल गए। हॉस्टलाइट बेचारे जो है ना, और क्या करें, वो मतलब गुर्बत ज़दा से बच्चे जो है ना, उनके लिए जरा थोड़ा सा चीजें मुश्किल होती हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो लोग हॉस्टल में नहीं रहते ना, आपको अंदाजा ही नहीं है आप लोग कितनी ब्लेसिंग में होते हैं। आप कितनी सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको हर दिन के खाने का हिसाब नहीं सोचना, हर दिन के हर 5-10 मिनट बाद पैसों की सेटलमेंट नहीं करनी कि आपके कितने लगे और दोस्त के कितने लगे और आपस में डिवाइड किस तरह से होगा। फिर आपको ये नहीं सोचना कि मुझे अच्छा रूममेट मिल जाए तो मेरी अच्छी पढ़ाई होगी। तो घर बैठे हुए लोगों के अपने फायदे, लेकिन जो घर बैठे होते हैं वो कभी हरा धनिया ला के दे रहे होते हैं, कभी दही ला के दे रहे हैं, कभी घर में कोई भी टेंशन हो रही है तो भी उन्हीं को, कभी वो जनाब वो पानी लेके आ रहे हैं। तो परफेक्ट निजाम क्या है, घर या हॉस्टल? कोई परफेक्ट नहीं। परफेक्ट निजाम है वो बंदा जो खुद से सोचता है। कुछ लोग घर के अंदर भी जबरदस्त माहौल बना लेते हैं, कुछ हॉस्टल में जबरदस्त माहौल बना लेते हैं। जो हॉस्टल वाले हैं उनको चाहिए वो अच्छी संगत देखें, अच्छे दोस्त देखें, वो लोग देखें जो पढ़ने के शौकीन है, वो देखें जिनको पता है कि हमारी जिंदगी में ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हॉस्टल बहरहाल आपको एक बड़ा खुला डुल्ला टाइम दे देता है कि आपके पास घर की जिम्मेदारियां नहीं होती, तो आप बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक फुल इजी हैं और आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। जो लोग अपने घरों में रहते हैं वो हॉस्टलाइट को अक्सर हसरत बड़ी नजरों से देख रहे होते हैं कि यार ये आजाद है, अपने जब मर्जी पढ़ें, जैसे मर्जी। अगर ये गेम खेल भी रहे हैं 2-2.5 घंटे तो घर वालों ने कौन सा जुगतें करानी है इन्हें, लेकिन इन्हें खुद ही समझ आ जाएगा तो ये पढ़ेंगे भी, इनके पास पढ़ने वाला माहौल है। लेकिन उन्हीं हॉस्टल वाले बच्चों के लिए वो डिस्ट्रैक्शन भी होती है। जब घर वाले नहीं है तो फिर वो पढ़ते भी नहीं है, फिर वो सोचते हैं हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो जो घर में होते हैं जिनसे वालिदैन बार बार पूछ रहे होते हैं, तो ये उलझन वाली बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको मौका मिला, आपके पेरेंट्स, आपके आसपास वाले आपको केयर से पूछते हैं और आप उनकी वजह से जो शर्मू के पढ़ लेते हैं ना, इससे पेपर पास हो जाता है। तो दोनों सिस्टम के अपने अपने प्लस और माइनस हैं। हॉस्टल वाले अगर हॉस्टल को ये समझें कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी नहीं है और मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ, रूटीन बना सकता हूँ, तो हॉस्टल वाला बहुत आगे चला जाएगा। अगर घर वाला ये सोचे कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी उस तरह की नहीं है, अब हॉस्टल वाले बच्चे को टाइम तो मिल गया, लेकिन क्या हुआ, कपड़े भी खुद धो रहा होगा। कई दफा अगर खाना मिलजुल के वो कर रहे हैं तो शायद बना भी रहा होगा और शायद बर्तन वगैरह भी धो रहा होगा। या अपने डोमेस्टिक भी सियासतें शुरू हो जाएंगी जो घरों में उस तरह से नहीं होती। तो हर फील्ड के, हर सेक्टर के, हर पोर्शन के अपने अपने प्लस माइनस हैं। अच्छा इंसान कौन है? जो हर हालात में रोता रहे, है ना, जो हर हालात में सोचे कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जो दूसरों के पास नहीं है। जो आपके पास है वो ना देखें, जो दूसरों के पास नहीं है वो देखें। होता ये कि हम कहते हैं मेरे पास ये है और दूसरे के पास तो पता नहीं क्या क्या है। ये देखें कि दूसरे के पास क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो आपके पास है। अल्लाह ने आपको करोड़ों लोगों से बहुत ऊपर बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह वही वाली बात है कि अगर आप इस महंगे शहर में रह रहे हैं और यहाँ पे अगर आज मेरे सामने मौजूद हैं, तो या तो आप ऐसे घरानों से ताल्लुक रखते हैं जो अपने घर से इजीली खर्चा करके कॉलेज आ सकते हैं, या आप बड़े महंगे से हॉस्टल्स में रह रहे हैं और आपके घर वाले आपके ऊपर महीने का 20-25 हज़ार रुपया आपकी रिहाइश और इस तरह की चीजों पर लगा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप उन लोगों में नहीं है जिनके वालिदैन उनको पढ़ाई जिनकी अफोर्ड ना कर सकें। आपकी पढ़ाई अफोर्ड भी कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी भी है। अब उसके बाद अगर आप रोते रहेंगे तो फिर कभी भी अच्छा ही नहीं होगी। तो बस अब सब चीजें आपको आपकी फेवर के मुताबिक मिली और आप एक अच्छे प्रीमियम महंगे शहर में रहना अफोर्ड कर सकते हैं, कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप फिर अब अगर पास नहीं कर रहे तो अब वालिदैन की तरफ से कोई गिला नहीं है। उन्होंने बेचारों ने जो वो कर सकते थे कर दिया है। अब अगर आप अपने हिस्से का हक अदा नहीं करेंगे तो फिर वो ज्यादती वाली बात है। शायद उनको नुकसान नहीं होगा, आपको खुद नुकसान होगा, लेकिन उन्हें आपसे ज्यादा तकलीफ होगी क्योंकि आपसे ज्यादा आपके बारे में वो विजन रखते हैं। इससे पहले कि हम बहुत इमोशनल हो जाएं, हम शुरू करते हैं कहानी को।
ऑडिट फाइनलाइजेशन। हम लोगों ने क्या किया, रट्टे वाले सीधे सीधे नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स इकट्ठे किए एक जगह और फड़का फुड़कू दिए। चैप्टर 1 देख लिया, चैप्टर 2 देख लिया, 11, 12, 13 ये सब देख के इनको साइड पे कर दिया और इनकी अब ड्राफ्टिंग वगैरह से भी फ्री होके अब आप मेरे पास आ चुके हैं। अब हम अपने सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया में एंटर हो रहे हैं। ये 2 दिन हम काफी अहम डिस्कशन कर रहे होंगे, विच इज ऑडिट के फाइनलाइजेशन के जो स्टेजेस हैं हम उसकी बात कर रहे होंगे। ऑडिट के एंड पे क्या हो रहा होता है, तो इसमें चैप्टर 14 काफी बड़ा चैप्टर आई के अपने काफी भयानक कर दिया है। एक ही चैप्टर में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इकट्ठे कर दिए हैं। आइडियली ये चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। इसमें 700 सीरीज जो कि ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड बातों को डील कर रही है वो अलग होनी चाहिए, और 500 सीरीज जो ऑडिट के एंड के कुछ खास प्रोसीजर्स को डील कर रही है वो अलग होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम आज के दिन 700 सीरीज के 4 स्टैंडर्ड्स पे डिस्कशन कर रहे होंगे और कल इंशाल्लाह ताला 500 सीरीज को खत्म करके हम चैप्टर 15 को क्विकली रिवाइज कर लेंगे, जो कि उस सब के बाद हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो तैयार तैयार। ऑडिट फाइनलाइजेशन और रिपोर्टिंग। अजम्पशन मेरी है ISA 700 के अंदर कि हम एक ऐसी ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जो बड़ी साफ सुथरी सी ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद एंड पे रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट या तो साफ सुथरी होगी, इन माय ओपिनियन थिंग्स आर फेयर ट्रू, और बुरी भी हो सकती है कि मेरे ख्याल में ये गलत है, वो चीज देख लें, वो चीज देख लें, ये मसला था, क्लाइंट का ये ट्रीटमेंट गलत था, क्लाइंट ने मुझे डाटा नहीं दिया, फलाना किया फलाना किया। तो ISA 700 जब हम पढ़ रहे हैं तो इस वक्त मेरी असम्पशन ये है कि हम किसी बुरी चीज का जिक्र नहीं कर रहे, हम हर उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जो साफ है, जो क्लियर है, जो क्लीन है, जिसमें कोई मसला नहीं। जब आपने साफ ओपिनियन देनी है तो वो तब देनी है जब आपको कोई बड़े बड़े मसले ना हो। यानी कि जब आप सोच रहे हैं कि मैंने साफ ओपिनियन देनी है तो वो तब होनी चाहिए जब आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई हो, और रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई हो, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपके पास आ गया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और क्या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ओवरऑल मटेरियल तो नहीं है। आसान अल्फाज में साफ ओपिनियन देने से पहले पहले आपने ये 2 बातें देख लेनी है कि क्या मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, अगर नहीं मिला तो फिर तो आप ऑडिट ओपिनियन नहीं दे सकते। तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी मिल गया हो, और दूसरा मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल ना हो। ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स क्या होती हैं? भाई मेरे पास एक मिसस्टेटमेंट आई, मैंने देखा 25 मिलियन का मसला है, क्लाइंट के पास गया, उन्होंने उसको ठीक कर दिया, अकाउंट्स अपडेट कर दिया, ये करेक्टेड मिसस्टेटमेंट है। मैं उनके पास लेके गया इशू, मैंने कहा देखें जी 500 रुपए का एरर है, वो भी हंस पड़े, मेरी भी हंसी निकल गई कि यार बहुत छोटी सी बात है। मैं कैसे चले, आप अभी एंट्री ना डालें, मैं इस तरह की कुछ इकट्ठी करता हूँ ट्रांजेक्शन, जब ज्यादा इकट्ठी हो जाए इकट्ठी एंट्री पास कर दीजिएगा। तो अब आपको ये देखना है कि वो जो अनकरेक्टेड छोटी छोटी सी आपने मिसस्टेटमेंट्स रखी हुई थी, कहीं वो कलेक्टिवली मटेरियल तो नहीं हो गई। तो 2 ही चीजें हमें देखनी है साफ ओपिनियन देने से पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए और स्कोप लिमिटेशन ना हो, आपको सारा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया हो। अगर ये दोनों चीजें पूरी हैं तो स्टैंडर्ड ने कुछ और एहतियातें बताई हैं, वो करने के बाद आप एक साफ ओपिनियन दे सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क। तो स्टैंडर्ड ने आपको कहा कि साफ ओपिनियन देने से पहले पहले आपने क्या एहतियात करनी है। अब इस अगला लेवल, ये जो साफ ओपिनियन है ये तब देनी है जब आपको अल्टीमेटली हौसला हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ये 2 चीजों पे तो थ्रू आउट हमारी डिबेट चलती रहेगी कि कब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है और कब मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होती। अगर मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर खराब ओपिनियन नहीं रखता, मैं साफ ओपिनियन रखता हूं, तो आखिरी दफा एक दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक यूजर की नजर से देखना है और ये देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का बता रहे हैं जो इस्तेमाल हुई हैं, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज फ्रेमवर्क के साथ मैच कर रही हैं, क्या अकाउंटिंग एस्टीमेट जो दिए गए हैं वो रीजनेबल है, क्या इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल में नजर आ रही है वो रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल है, क्या फाइनेंशियल में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं वो समझ आ रही हैं, और अगर मुश्किल है तो क्या उसको ट्रांसलेट कर दिया है किसी ने, और क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस लेवल के डिस्क्लोजर दे रहे हैं जिससे यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपनी की ट्रांजैक्शन समझ आ जाए। तो साफ ओपिनियन हमने कहा था कि साफ ओपिनियन उसने देना है, और साफ ओपिनियन देने से पहले 2 कंसिडरेशन देख लेनी है, मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो, स्कोप लिमिटेशन ना हो, यानी कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया हो। अब उसके बाद ओपिनियन देने से पहले एक फाइनल नजर फाइनेंशियल में ये चीजें देख लेनी है कि पॉलिसीज नजर आ रही हैं,
कंसिस्टेंट है, रीजनेबल एस्टिमेट है, इंफॉर्मेशन भी ठीक है, टेक्नोलॉजी भी ठीक है, और यूजर को सही से कंपनी के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के बारे में पता लग रहा है। अगर ये सब है, इसका मतलब हम साफ ओपिनियन तक पहुंच सकते हैं। अब जब हम साफ ओपिनियन देनी है तो साफ ओपिनियन हमने एक रिपोर्ट में देनी है। उस रिपोर्ट को हम लोग अक्सर कहते हैं अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा हमारी याददाश्त का इम्तिहान लेने की कोशिश करता है कि हमारी एक ऑडिट रिपोर्ट होती है जिसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। ये 14 की एलिमेंट्स हैं एक अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के। टाइटल से कहानी शुरू होती है और डेट पे कहानी खत्म होती है। ISA 700 इज ऑल अबाउट इन सारे कंपोनेंट्स पे थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। जिस वक्त ये सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए और समझ लिए, इसका मतलब है हमने ISA 700 को समझ लिया। तो ISA 700 इज नथिंग, सिर्फ इन कंटेंट्स की एक्सप्लेनेशन। इसलिए इस चैप्टर में से ISA 700 से ICAP को बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछता। अगर कभी पूछे तो इन कंटेंट्स में से कुछ पूछ सकता है, लेकिन उसने भी जालिम वो कंटेंट पूछा जो सबसे बड़ा था, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां हमें याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। मैं बात कर रहा हूं अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट की। डिटेल से तो बाद में बात करेंगे, लेकिन नक्शा क्या है। सबसे पहले एक स्टार्टिंग एलिमेंट्स होने चाहिए दो, टाइटल और टाइटल में हेडिंग आनी चाहिए, एड्रेसी में कि आप किसके नाम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। फिर एक पोर्शन आता है ओपिनियन और ओपिनियन की एक्सप्लेनेशन का। ऑडिट ओपिनियन होती है और नीचे बेसिस होती है कि हम इस ओपिनियन तक पहुंचे कैसे। साफ थी तो कैसे पहुंचे, खराब है तो कैसे पहुंचे। लेकिन मैंने अब खराब नहीं बोलना है, क्योंकि मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ, 700 का टिपिकल अजम्पशन है कि हम साफ बात कर रहे हैं। अगर पेपर में आप ये कहना चाहें ना कि मैंने साफ ओपिनियन देनी है, तो आप कह दें ओपिनियन एज पर 700 दे देंगे, क्योंकि 700 की जो प्री एडजस्टमेंट है या जो इसकी प्री अजम्पशन है वो ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट साफ रिपोर्ट जिसमें कोई एतराज नहीं है। इंट्रोडक्शन दिया आपने, कौन सी रिपोर्ट है, किन लोगों के नाम, ओपिनियन दे दिया और उसकी रीजन दे दी। उसके बाद 3 स्पेशल एरियाज हैं। ये हर कंपनी में नहीं होते और ये हर सिचुएशन में भी नहीं होते। ये वो वाली कंपनियां और वो वाली सिचुएशन हो तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न का एरिया सिर्फ एक खास सिलेक्टेड केस में आता है जो कल इंशाल्लाह हम पढ़ रहे होंगे। की ऑडिट मैटर लिस्टेड कंपनी के केस में या जहां लॉ कहते हैं वहां आते हैं। इसमें हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में भी जिक्र कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अदर इंफॉर्मेशन मेनली लिस्टेड कंपनियों में और कभी कभी अनलिस्टेड में आ जाती है। इसका एक 720 स्टैंडर्ड है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये 3 वो एरियाज है जिन पे 3 अलग अलग स्टैंडर्ड है। जिन स्टैंडर्ड ने कहा है कि ऐसी सिचुएशन हो तो ये वाला एरिया डाल देना। तो 570, 701, 720 ये 3 स्टैंडर्ड इन 3 स्पेशल एरियाज की बात करते हैं। तो ये 3 स्पेशल एरियाज हो सकता है रिपोर्ट में 2 हो सकता है तीनों ना हो, और हो सकता है तीनों मौजूद हो। ये 700 ने नहीं बताया, इनके अपने अपने स्टैंडर्ड बताएंगे कि कभी ऐड होगा और कभी ऐड नहीं होगा। तो यूं समझे कि ऑप्शनल एरियाज से खेलते कूदते इधर उधर से मूड हुआ तो आके शामिल हो गए, नहीं हुआ तो साइड पे पड़े रहे। बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ओपिनियन दे दी, स्पेशल बातें कर दी, किसी और स्टैंडर्ड ने जो कहा था। अब आप जिम्मेदारियों वाले 3 कंपोनेंट्स बताएं। मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है सारे ऑडिट में, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, और अगर आपके ऊपर कोई और किसी और ने जिम्मेदारी लगाई है, याद है वो कंपनी लोगों ने कह दिया था ये ज़कात शकात वाली बात भी कर देना, फलाना भी, तो वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। ये 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे। अब आ जाएंगे आप रिपोर्ट को क्लोज करने की तरफ, यानी कि एंगेजमेंट पार्टनर का नाम, ऑडिटर के साइन, ऑडिटर का एड्रेस और डेट। अभी मैं किसी भी चीज की गहराई में नहीं उतरा, हम इनमें से हर कंपोनेंट को अलग अलग तोड़ के समझेंगे। लेकिन ओवरऑल नक्शा ये है कि पहले एक लाइन में आपने टाइटल एड्रेस ही दे दिया, फिर ओपिनियन और उसके साथ उसकी रीजन दे दी, फौरन से ही। आज के दौर के यूजर हैं, कम टाइम है, सामने पहले ही पैराग्राफ में ओपिनियन मिल गया। वही ओपिनियन पर अगर है ही साफ तो नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नीचे एक्सपेक्टेशन गैप खत्म किया है। एक्सपेक्टेशन गैप क्या चीज है? लोग समझते हैं ऑडिटर 100% चीजें देखता है। लोग समझते हैं ऑडिटर सारे फ्रॉडियों को पकड़ के जेल में डाल देता होगा। लोग समझते हैं कि ऑडिटर जो है वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ही लगाता है, रिस्क और कंट्रोल्स तो उसे पता ही नहीं है। तो आपने रिपोर्ट के अंदर सब बताना है। एक ऑडिटर को आम आवाम से खिताब करने का एक पहला और आखिरी चांस यही मिला है। क्लाइंट से आया था, क्लाइंट से दोस्ती की थी, आईकेएफ से पूछा था, पिछले बंदे से पूछा था, इनसे पूछा था, आम जनता के साथ कोई बात नहीं हुई। और आम जनता ऑडिटर की रिपोर्ट पकड़ के उसके ऊपर ओपिनियन बिल्ड कर रही है। तो दिस इज द वेरी ओनली चांस कि हम आम जनता को बताएंगे हमने किया क्या है। तो स्टैंडर्ड इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करने देना चाह रहे। उन्होंने इन सारी एरियाज की लैंग्वेज और इसके अंदर क्या लिखा जाएगा खुद बताया है।
और कहा है आपने हमारी लैंग्वेज यूज करनी है ताकि आप जो रिपोर्ट बनाए वो बन जाए अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। यानी कि ISA 700 के एंड पे जब जाएं तो वहां एक फॉर्मेट दिया हुआ है रिपोर्ट का, उस रिपोर्ट के फॉर्मेट में उन्होंने स्पेसिफिकली चीजें बताई हुई हैं। यानी कि ओरिजिनल ISA 700 के एंड पे जब जाएं तो वहां उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि आपने ये करना है, इस पैरा में ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है। हर चीज की लैंग्वेज, उसकी प्लेसमेंट, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका सीक्वेंस, सब कुछ स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर दिया। उन्होंने हमेशा वो हमें कहते थे तुम्हारी प्रोफेशनल जजमेंट, लेकिन यहां आए तो ये आउटपुट था। आउटपुट के अंदर उन्होंने आके सोचा कि अगर हर ऑडिटर ने अपनी जजमेंट यूज की तो जो जूनियर ऑडिटर है वो और तरह की रिपोर्ट दे रहा होगा और सीनियर ऑडिटर और तरह की रिपोर्ट दे रहा होगा। कोई मुश्किल लैंग्वेज लिख रहा होगा, कोई आसान लैंग्वेज लिख रहा होगा। यूजर एक फर्म की रिपोर्ट उठा के देखेंगे किसी और तरह की होगी, दूसरी फर्म की रिपोर्ट उठा के देखेंगे किसी और तरह की होगी। किसी ने अहम बातों का जिक्र किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने ज्यादा डिटेल में किया होगा, किसी ने कम डिटेल। तो उन्होंने कहा तुम लोग साइड पे हो जाओ, रिपोर्ट हम बताएंगे। तो साफ सुथरी रिपोर्ट में एग्जैक्टली 14 कंटेंट्स आएंगे और इन 14 कंटेंट्स की तरतीब और लैंग्वेज तक स्टैंडर्ड ने बता दी। तो अगर मैं एज इट इज ये रिपोर्ट उठा के पेस्ट करूं और उससे इसमें सिर्फ कंपनी का नाम और तारीख डाल दूं और बाकी सब कुछ इनका यूज करूं तो ये कहलाएगी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं है, जो जैसे कहा था उसको वैसे वैसे वहां लिख दिया है। तो जब साफ ओपिनियन होता है ना तो फिर आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। आप पार्टनर जूनियर से या सीनियर से कहते थे यार एक काम करो 700 वाली रिपोर्ट उठाओ और पेस्ट कर दो। बस इतनी एहतियात जरूर कर लेना कि उसमें कंपनी का नाम हमने डाल देना है। ये इतना बड़ा कॉपी पेस्ट होता है कि एक बहुत बड़े लिस्टेड क्लाइंट में एक जमाने में ये हुआ था कि उनकी 2 साल की रिपोर्ट पे सेम डेट आ रही थी। किसी पार्टनर ने कहीं टीम मेंबर को कहा होगा कि सब कुछ साफ है, एक काम करो हमारे पास वर्किंग पेपर में पिछली रिपोर्ट पड़ी है, वही पूरी उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। वो भाई साहब ने पूरी की पूरी रिपोर्ट, तारीख तक बदलने की जहमत नहीं की, कॉपी पेस्ट कर दी। ना प्रिंट करने वाले ने देखा, ना रिव्यू करने वाले ने देखा, ना जिस क्लाइंट को हैंड ओवर किया उसने देखा। प्रिंट होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ लोगों के हाथ में फाइनेंशियल्स आ गए, तब पता लगा कि उस पर डेट पिछले साल की डली हुई है। मैं बताने ही चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि फर्म से गलती हुई तो अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं बताने ही चाह रहा हूं कि ये इतना बड़ा कॉपी पेस्ट होता है कि फर्म वाले इतने इजी होते हैं कि यार पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दो। यहां हमने नहीं सोचना, यहां लैंग्वेज में भी नहीं सोचना, यहां पे क्या करना है कैसे करना है, हमने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट एज इट इज उठा के डाल देनी है। अब इन कंपोनेंट्स को एक एक करके देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कहाँ क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है। मैंने किताब में इसकी प्रेजेंटेशन एक टेबल की फॉर्म में की है, यानी कि हेडिंग का नाम लिखा है, उसके राइट पे लिखा है कि इसमें टिपिकली क्या होता है। एक दूसरा तरीका ये कि आप टेबल को बिल्कुल साइड पे करते हैं और आप ओरिजिनल रिपोर्ट उठा के उस पूरे को देख लें और उस पूरे को जहन में रख लें। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि ओरिजिनल रिपोर्ट को पढ़े तो थोड़ी सी बोर हो जाती है, खुश्क हो जाती है, लंबी बातें हैं, तो मैंने उसको बुलेट्स बना के कंपोनेंट बना के यहाँ लिख दिया ताकि अगर आप याद करना चाहें तो आपको पता हो कि यहाँ क्या क्या लिखा जाता है। कहानी शुरू करते हैं टाइटल से। टाइटल मतलब हेडिंग। स्टैंडर्ड कहता है कि रिपोर्ट पे एक ऐसी हेडिंग हो कि दूर से पता लग जाए कि ये क्या चीज है। तो हेडिंग क्लियरली आइडेंटिफाई करेगी व्हाट दिस रिपोर्ट इज ऑल अबाउट। तो सबसे आइडियल जो हेडिंग इन्होंने सजेस्ट किया वो कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। खाली ऑडिट रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट लिखने से थोड़ी सी उसकी वर्थ और बढ़ जाती है। तो एक प्यारा सा टाइटल होना चाहिए इस पे, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। फिर एड्रेस ही होना चाहिए, किसके नाम, जो सर्कमस्टांसेस ने सिचुएशन बताई है उसके मुताबिक। यानी कि अगर मुझे एससीसीपी ने अपॉइंट किया तो हो सकता है एससीसीपी का रिपोर्ट हमारे नाम लिखनी है। हो सकता है गवर्नमेंट के इदारे में हम अपॉइंट हुए हैं तो वहां हमने गवर्नमेंट की किसी खास कमेटी या किसी खास इदारे को रिपोर्ट भेजनी हो। लेकिन कॉमनली जो हम कंपनियों को ऑडिट करते हैं तो कॉमनली हम उनके शेयर होल्डर्स का नाम लिखते हैं। तो एड्रेस ही फिक्स नहीं है, उन्होंने कहा तुमने सिचुएशन के हिसाब से देख लेना है। समटाइम लॉ और रेगुलेशन भी बता देता है, कॉमनली या तो ये शेयर होल्डर होते हैं या दूसरे गवर्नेंस होते हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड ने हमें एब्सोल्युटली बाउंड नहीं किया, वो कह रहे हैं कि एड्रेस ही आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना है, वो एड्रेस ही डाल देना है। तो सबसे पहले टाइटल में हेडिंग आ गई और एड्रेस ही में जिसके नाम पे। नॉर्मली एक लाइन होती है जिसमें लिखा होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट फॉर मेंबर्स या इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट टू एससीसीपी। तो एक लाइन में आप हेडिंग और एड्रेस ही कवर कर देते हैं। अब क्या होगा, अब आप ओपिनियन देंगे। इससे पहले कि आप ओपिनियन दें आपने बताना है अपना स्कोप। ओपिनियन के अंदर 2 पैराग्राफ होते हैं। पहले पैराग्राफ में आप अपना स्कोप बताते हैं और दूसरे पैराग्राफ में आप ओपिनियन देते हैं।
पहले पैरा में आप बताते हैं कौन सी एंटिटी का ऑडिट हुआ है, ऑडिट हुआ है, आप बताते हैं कि ये वाली एंटिटी है, और फिर बताते हैं मैंने जो हरकत की है, जो असाइनमेंट की है, वो क्या थी, ऑडिट। टाइटल देते हैं सारी स्टेटमेंट का, मैंने ये स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है। अकाउंटिंग पॉलिसीज और अदर एक्सप्लेनेशन को रेफर कर देते हैं कि मैंने इन चीजों के मुताबिक ऑडिट किया है, और फिर जो टाइम पीरियड फाइनेंशियल्स का वो बता देते हैं कि मैंने वो वाली फाइनेंशियल्स का ऑडिट किया है जो जून 30 2025 की बनी हुई थी। तो किस कंपनी के कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन से ईयर एंड, कौन सी पॉलिसीज, कौन से फ्रेमवर्क, किस तरह से मैंने उसको ऑडिट किया है, आप इंट्रोडक्शन दे देंगे। ये नहीं बताएंगे कि मैंने किया क्या पहले पैराग्राफ में, और सेकंड पैराग्राफ में आप आके दे देंगे ओपिनियन। जब आप सेकंड पैराग्राफ में आएंगे और ओपिनियन देंगे तो वहां पर अलग डिबेट शुरू होगी कि क्या ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क था या फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क था। अब यहाँ पे फिर एक और जंग शुरू हो जाती है। जब भी आप किसी कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आपने ऑडिट फ्रेमवर्क के मुताबिक करना है। उन्होंने अकाउंट भी फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाने हैं और हमने ऑडिट भी। ये फ्रेमवर्क क्या चीज होती है? वो रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स जिनको हमने फॉलो करना होता है, ये कहाँ से आते हैं? सर्कमस्टांसेस से आते हैं, लॉ बता देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का सेक्शन 234 कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता है कि पाकिस्तानी ऑडिटर पाकिस्तान में आईएएस के मुताबिक चीजों को देखेगा, यानी कि अकाउंट्स आईएएस के मुताबिक बनेंगे और फिर ऑडिटर उन्हीं को चेक करेगा कि वो आईएएस के मुताबिक सही है या नहीं है। इसका मतलब है पाकिस्तान में फ्रेमवर्क डिफाइन किया हुआ है। शायद आप में से कुछ लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा हो कि कंसोलिडेटेड अकाउंट्स फोर्थ शेड्यूल के मुताबिक बनेंगे। शायद आपकी टीचर ने FR2 में आपको बताया हो कि लिस्टेड कंपनियां पाकिस्तान में फोर्थ शेड्यूल फॉलो करती हैं और बाकी फिफ्थ शेड्यूल फॉलो करती हैं। अब ये फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल क्या भला है? व्हाट इज फोर्थ शेड्यूल? फोर्थ शेड्यूल क्या चीज है? मतलब वो कहते हैं ना फोर्थ शेड्यूल के मुताबिक फिफ्थ, तो ये कौन सा शेड्यूल है? ये कहाँ है? लॉ में होगा। कौन से लॉ में होगा? कंपनीज एक्ट के एंड पे जिस तरह से फर्स्ट शेड्यूल में नहीं मेमोरेंडम आर्टिकल्स के फॉर्मेट दिए होते हैं, तो कंपनी लॉ ने कंपनियों को पाकिस्तान में कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करना है उसके लिए दो शेड्यूल बना के दे दिए, फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल। तो हम जिस मुल्क में यहाँ पे भी हम लोग काफी हद तक लॉ को फॉलो करते हैं, तो फोर्थ शेड्यूल लिस्टेड कंपनियों के लिए और फिफ्थ शेड्यूल अदर देन लिस्टेड। तो इसका मतलब है कि कभी कभी आपका फ्रेमवर्क लॉ आपको बताएगा कि ये तुम्हारा फ्रेमवर्क है, तुमने ऐसे ऐसे करना है, और लॉ वाले फ्रेमवर्क थोड़े जरा ज्यादा रिजिड होते हैं। और कभी कभी अगर लॉ आपको नहीं बता रहा तो आप सोचेंगे दुनिया का कोई अच्छे से स्टैंडर्ड उठा लें जिससे यूजर्स को अच्छी समझ आ जाए, तो ऐसे में जो फेवरेट बन जाते हैं वो IFRS बन जाते हैं, क्योंकि वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होते हैं। ऐसे फ्रेमवर्क होते हैं जो अकाउंट्स को अच्छी शक्ल दे देते हैं, और जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क होते हैं वो लॉ ने कुछ रिजिड से कवानीन बनाए होते हैं जिनको फॉलो करना वाजिब होता है। अब सवाल ये कि मेरे ओपिनियन के अल्फाज क्या होंगे? जवाब ये है कि भाईजान फ्रेमवर्क कौन सा था? अगर तो फ्रेमवर्क था कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो क्लाइंट पे वाजिब था उसका हर रूल फॉलो करना। अगर उसमें 100 बातें लिखी थी तो 100 की 100 बातें फॉलो करनी है। अगर इन्होंने 101वीं खुद से भी बात डाल दी वो भी गलत है, और 99 लिखी तो भी गलत। इसका मतलब है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क वो होंगे जिनको पूरा फॉलो करना होगा, और ऐसे में अगर वो फॉलो नहीं हो रहा तो मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई नहीं कर रही। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में अल्फाज होंगे, अगर मैं साफ ओपिनियन देना चाहूँ कि इन माय ओपिनियन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाले फ्रेमवर्क के एन मुताबिक बने हुए थे। अब बात करते हैं दूसरा वाला फ्रेमवर्क, वो कौन सा है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बेसिकली ये बताता है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो अपने यूजर्स को फाइनेंशियल्स खूबसूरत बनाने का तरीका बताता है। वो कहते हैं ये 10 बातें फॉलो कर लो, लेकिन अगर तुम्हें इनमें से 1-2 बातें मुश्किल, टेढ़ी लगी और तुम्हें लगे कि तुम्हारा यूजर परेशान हो जाएगा, माइनस कर देना। तुम्हें लगे तुम्हें अपने यूजर को कुछ अहम बातें बताने के लिए एक एक्स्ट्रा नोट डालना पड़ेगा, डाल देना एक्स्ट्रा नोट। अब ऐसे में स्टैंडर्ड ने हमें नहीं भी कहा, लेकिन कभी कभी यूजर्स की तसल्ली के लिए हम कुछ बातें एक्स्ट्रा भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त PIA की सेल के ऊपर बहुत ज्यादा कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि PIA खरीद लें, बहुत सारे लोग बिड्स दे रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ऐसे में PIA के जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मैं उठा के देखेंगे और उनका IAS 16 वाला डिस्क्लोजर देखेंगे तो वहां उनके तमाम एसेट्स की कॉस्ट, बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, ये सब नजर आ रहा होगा। लेकिन इस वक्त जब हम सबकी ख्वाहिश है कि जरा देखें तो सही कि PIA के असासे कैसे हैं,
तो शायद यूजर्स को उन तमाम एसेट्स की इस वक्त की मार्केट वैल्यू भी बतानी बड़ी जरूरी है, ताकि जो यूजर पीआईए फाइनेंशियल उठा के देखे तो कहे कि बुक वैल्यू तो एसेट्स की फर्ज करें इतने अरब है, लेकिन असल इनकी जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो इतनी है, इसलिए कि वो तकरीबन बिकने वाले हैं, इसलिए कि उनकी गोइंग कंसर्न शायद उस तरह से नहीं है, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रीवैल्यूएशन का मॉडल अप्लाई करें या ना करें वो अलग डिबेट है। लेकिन फ्रेमवर्क ने उन्हें इजाजत दी है कि भले आईएस 16 ने कब कहा कि हर एसेट के आगे लिखो उसकी इस वक्त मार्केट में क्या वर्थ है, आईएस 16 ने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन पीआईए को शायद ये लिख देने से ज्यादा फायदा होगा। जो यूजर उसके अकाउंट देखेगा साथ ये भी पता लग जाएगा कि इस कंपनी की मार्केट के हिसाब से क्या वर्थ है। तो अगर पीआईए फॉलो कर रहा होता कंप्लायंस फ्रेमवर्क और लिख देता मार्केट वैल्यू, तो ऑडिटर कहता तुम लोगों ने झूठे अकाउंट्स बनाए हैं। लेकिन अगर पीआईए फॉलो कर रहा है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तो फिर ऐड किया जा सकता है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की पता नहीं क्यों हमें डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी हमारे सिलेबस में, अदरवाइज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अपने यूजर को क्लियर कट एक्सप्लिसिटली इजाजत देता है कि जो चीजें मेरे से ओवर एंड अबव लिखना चाहो यूजर्स को समझाने के लिए लिख देना, जो मेरी बातें ना पसंद आए यूजर्स के लिए वो छोड़ देना। अगर एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्लोजर हो तुम्हारे यूजर उससे और कंफ्यूज हो जाएंगे, माइनस कर देना। अगर कोई डिस्क्लोजर मैंने नहीं बताया लेकिन तुम्हें तुम्हारे मुल्क के यूजर के लिए अहम लग रहा है, ऐड कर देना। बात समझ आई? तो ऐसे में फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ऑडिटर ने ये नहीं देखना कि फ्रेमवर्क पूरा फॉलो हुआ या नहीं हुआ, उसने ये देखना है कि उस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो अकाउंट्स बने हैं ये अंडरस्टैंडेबल हैं या नहीं है, क्या इसमें समझ आ रही है या नहीं। तो इसका मतलब है कि अब आपके जो ओपिनियन के अल्फाज हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो आप कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद, और ऊपर आप बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली, बेहतर नजर आ रहे हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल है, या गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये दो तरह की लैंग्वेजेस दोनों अलाउड है, कुछ मुल्कों में ये चलती है, कुछ मुल्कों में ये लैंग्वेज चलती है। बात समझ आई? तो तीसरा कंपोनेंट था हमारा ओपिनियन, हमने टाइटल दे दिया, एड्रेस ही दे दिया। ओपिनियन के अंदर आगे पहला पैराग्राफ दिया इंट्रोडक्शन का, और दूसरे पैरा की लैंग्वेज क्या होगी ये डिपेंड करता है फ्रेमवर्क कौन सा है। बेसिस फॉर ओपिनियन, यहां उनकी किताबी सीधी सीधी सी बात है। भाई हम ओपिनियन तक कैसे पहुंचे? हम बड़े अच्छे लोग थे, हमने आईएसए के मुताबिक ऑडिट किया, हमने अपनी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा की जो कि हमने फलाना पोर्शन में बताई है आगे जाके, हम इंडिपेंडेंट एंटिटी के, हम एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं, हम फलाना एरिया के एथिक्स को फॉलो करते हैं, या आपका जो इंटरनेशनल आईएसबीए का कोड है हम उसको फॉलो करते हैं। फिर आपने बताना है कि जो आपको एविडेंस मिला क्या वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट था कि आप ओपिनियन तक पहुंच सके। अगर ये सारी बातें ओके हैं तो इसका मतलब है कि मैं सही ओपिनियन पे पहुंचा हूं। तो आप बता रहे हैं मैं अच्छा आदमी था, ये को फॉलो कर लिया, एथिक्स को फॉलो कर लिया, कोड को देख लिया, इंडिपेंडेंस मेरी बेहतर थी, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल कर लिया, और वो रिस्पांसिबिलिटीज भी अदा कर दी। भाई साफ ओपिनियन तक कैसे पहुंचेंगे? जब आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जब आप अपने सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ हम किताबी सी बात कर रहे हैं कि हमने ये चीजों को फॉलो किया जिसकी वजह से हम साफ ओपिनियन तक पहुंच गए। यहां तक बात समझ आती है? फिर 3 स्पेशल एरियाज। गोइंग कंसर्न तब देंगे जब 570 कहेगा, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। की ऑडिट मैटर तब डालेंगे जब ये स्टैंडर्ड कहेगा, इंशाल्लाह थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये स्टैंडर्ड पता नहीं कब डालेंगे, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। 3 और खत्म हो गए कंपोनेंट, ऐसे होने चाहिए ना, पूरा करके खत्म हो जाए। अब आते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेमाइज में आपने उनको बोली थी, कुछ 3 बातें बोली थी। फाइनेंशियल उनके जिम्मे, कंट्रोल उनके जिम्मे, और इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना उनके जिम्मे। अब ऑर्डर बड़ा चलाक है, एंड तक उसको इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन तो मिल गई है, उसने सोचा मेरे पास जब मौका है तो मैं ये तीसरी लाइन क्यों लिखूं। तो यहाँ लिखेगा अकाउंट्स आपके जिम्मे था, कंट्रोल्स आपके जिम्मे था, और तीसरी बात साइड पे करके कह देगा आप गोइंग कंसर्न है, यानी ये चेक करना भी आप ही के जिम्मे था। तो यहाँ ज़हन में रखना है कि प्रेमाइज वाली 3 बातें और इन 3 बातों में तीसरी बात का फर्क है। वो जो ऑडिटर का इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देने वाली बात है वो माइनस कर दें, और गोइंग कंसर्न कि उन्होंने क्या अंडरस्टैंडिंग ली और उनकी गोइंग कंसर्न असेसमेंट वैलिड है, ये वाली बात यहाँ कर दें। डन। फिर आ जाता है हमारा ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया। ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का सबसे घटिया पोर्शन, पढ़ने वालों और याद करने वालों के हिसाब से।
यूजर्स के हिसाब से रिपोर्ट का सबसे जबरदस्त पोर्शन जो बताता है कि ऑडिट है क्या। भाई ऑडिट की डेफिनेशन भी आपने ऑडिट में आके पढ़ी है ना, भीलों तक तो नहीं जानते थे, तो आम लोगों को तो पता ही नहीं होगा ऑडिट क्या है। तो ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहले एक बुनियादी पोर्शन होगा जो ऑडिटर को बेसिक बताएगा कि ऑडिटर है क्या भला, फिर जज्बाती होकर डिटेल में उतरना शुरू कर देगा। जब डिटेल में उतरेगा तो देखेंगे उसके साथ क्या करना है। फिलहाल बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, हम बताते हैं ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो रीजनेबल एश्योरेंस लेगा और वो एक रिपोर्ट देगा चीजों के बारे में। फिर खुद ही डर गए कि रीजनेबल एश्योरेंस पता नहीं इन्हें समझ आएगी या नहीं आएगी, तो वहीं बता देना कि रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल की एश्योरेंस है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ऑडिटर हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करेगा। फिर मिसस्टेटमेंट बोल दिया, फिर घबरा गया ऑडिटर। उसने कहा जी मिसस्टेटमेंट जो है वो फ्रॉड को भी कह सकते हैं और एरर को भी। फिर मटेरियल भी बोला था उसने, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो स्टैंडर्ड कहते हैं या तो मटेरियलिटी की डेफिनेशन दे दो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक, नहीं तो बता दो कि इंफॉर्मेशन तब मटेरियल होती है जब उसकी होने ना होने से यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन मुतासर होते हैं। तो ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले बताओ, मेरा ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस होता है जिसमें मैं ओपिनियन तक पहुंचता हूं, और फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस, व्हाट इज फ्रॉड, व्हाट इज मिसस्टेटमेंट, व्हाट इज मटेरियल। आप पहला पैरा, तो जो कुछ मैंने बताया ये फर्स्ट पैरा में लिखना होता है। उसके बाद आप गहराई में उतरते हैं और लोगों को अपनी पूरी मेथडोलॉजी समझाने की कोशिश करते हैं। यह स्टैंडर्ड ने हमें अलाउ किया है कि अगर आपको लगे कि चीज बहुत ओवर हो रही है तो इससे आगे का, इस पैरा से आगे का पोर्शन आप कट करें यहां से और रिपोर्ट के एंड पे दिखा दें। रिपोर्ट के एंड पे कहते हैं अनेक्जर 1, अनेक्जर 1 में सारा पेश कर दें। ये पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद एंड पे कहें बकाया तफसीलात अनेक्जर 1 पे, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आप क्या करें, उसको वहीं पे ही दिखा दें जहां पे स्टैंडर्ड ने कहा। स्टैंडर्ड ने बेसिक्स बताई और आगे डिटेल बताई, आप भी बेसिक बताएं और आगे डिटेल बता दें। तीसरा ऑप्शन, आप ना एनेक्जर में डालें ना यहां बताएं। अगर आपके मुल्क में किसी पब्लिक अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पे डिटेल से बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करें तो अगर आईकेप ने बताया हो या ICCP ने बताया हो, तो पहला पैराग्राफ कहने के बाद कहें कि इससे आगे की तफसीलात इस लिंक पे, इस वेबसाइट पे पढ़ी हैं, जाके पढ़ लें। असल में हुआ ये कि ऑडिट सादा सादा समझाना तो आसान बात थी, लेकिन इससे आगे फिर कुछ एडवांस बातें शुरू हो जाती हैं जिसमें अपने ऑडिटर की आप मेथोडोलॉजी बता रहे होते हैं, और वो सारे यूजर्स के लिए को बहुत मजे की बात नहीं होती। तो स्टैंडर्ड ने अलाउ किया है, ये जो इससे आगे हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं शेडेड एरिया। पैरा 43B है स्टैंडर्ड का ओरिजिनल, जिसने कहा है कि जितनी भी रिपोर्ट्स को उन्होंने फॉर्मेट दिया ना, आप कभी ओरिजिनल स्टैंडर्ड उठाएंगे ना तो किसी भी स्टैंडर्ड के एंड पे आपको रिपोर्ट अगर नजर आएगी तो हर रिपोर्ट में आपको दरमियान में एक एरिया ग्रे कलर हुआ नजर आएगा। ये एग्जैक्टली वो एरिया जिसमें स्टैंडर्ड कहता है कि चाहो तो यहीं दिखा दो, चाहो तो कट करके एनेक्जर में दिखा दो, और चाहो तो वेबसाइट का रेफरेंस दे दो जहां पे पड़ी हुई है। तो ये 3 प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड ने उसकी बताई है। अब इसमें होता क्या है देखते हैं। आपने बताना है ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करता है और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करता है, फिर ये भी समझाना पड़ेगा इनका क्या मतलब है। फिर ऑडिट को समझाएं, क्या ऑडिट क्या है। आप कहते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं और असेस करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा था उनको अभी वाले जुमले ज्यादा मजा देंगे। क्या पहले क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई और असेस करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर हम एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इंटरनल कंट्रोल्स की जो हमारे ऑडिट के लिए जरूरी होते हैं। क्यों, इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर दैट आर एप्रोप्रिएट, इसलिए कि हम वो ऑडिट प्रोसीजर लगाएं जो ज्यादा मजा दे हमें, इसलिए हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेकिन इसलिए अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं ताकि हमारा ऑडिट आसान हो, इसलिए नहीं समझते कि हम उनको ऑडिट कर रहे होते हैं, ऑडिट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कर रहे हैं। देन हम एप्रोप्रिएटनेस देखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज की और अकाउंटिंग एस्टीमेट्स का, रीजनेबलनेस देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट का यूज ऑफ गोइंग कंसर्न जो है वो कितना एप्रोप्रिएट है। तो अगर आप गौर से देखें तो प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, उनको ऑडिट नहीं, एप्रोप्रिएटनेस अकाउंटिंग पॉलिसी, रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ उनका यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। यही इस पेज पे आपने 8-9 तरह की बातें बता दी। पेट फिर भी नहीं भरा, और बातें बताई। आप बताएंगे कि ऑडिटर दोषावत गवर्नेंस से तमाम अहम चीजें, फाइंडिंग्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स बार बार डिस्कस करता है। खासतौर पे जो जो कंट्रोल में डेफिशिएंसीज होती हैं वो भी डिस्कस करते हैं। लिस्टेड एंटिटीज की केस में हमने बड़ा ध्यान रखना होता है कि हम इंडिपेंडेंट है और हमने एक स्टेटमेंट देनी होती है और हम
कोशिश करते हैं कि हम एंटिटी से इंडिपेंडेंट हो ताकि हम बेहतर तरीके से काम करें। जहां की ऑडिट मैटर हम बताते हैं तो वहां दोस्त शावत गवर्नेंस से हमारी सारी डिस्कशन हुई होती है और उसके मुताबिक हमने काम किया होता है। तो ये वो सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैराग्राफ में दी हुई है। तो स्टैंडर्ड ने हमें कहा कि अब आपने ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा दे देना है और इसकी प्लेसमेंट विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी हो सकती है, विद इन एन अपेंडिक्स भी हो सकती है और एक रेफरेंस हो सकता है लोकेशन ऑफ वेबसाइट का किसी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का जहां पे ये वाली चीजें मौजूद हो। ये हो गई ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके आगे आ गई अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज थी? जहां आपको मुल्क के लॉ ने या आपके क्लाइंट ने या आपके फ्रेमवर्क ने आपको कह दिया हो कि आपने यहाँ ये वाली बात करनी है, तो आप क्या करेंगे? अपनी रिपोर्ट में एक हेडिंग डालेंगे अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके अंदर वो सारी बात लिख देंगे जो आपको कहा गया है आपके मुल्क के लॉ की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी स्टोर्स का आप ऑडिट करने जाएं तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक नोटिफिकेशन आ जाए कि जितने भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स को ऑडिट करेंगे या सुपर स्टोर्स को ऑडिट करेंगे वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये भी ओपिनियन देंगे कि क्या स्टोर ने अपने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल 90% रिड्यूस किया या नहीं किया। अब इसका अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लॉ ने आपको कहा है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट के साथ ये ओपिनियन भी देना है, तो फिर ऑडिटर वो वाली ओपिनियन मेन ओपिनियन के अंदर लिख के उसे खराब नहीं करेगा, इस अलग जगह आएगा और कहेगा सब्जेक्ट टू वो वाला एसआरओ जो गवर्नमेंट ने जारी किया था, मुझे ये देखना था, मैंने ये देखा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन माय ओपिनियन 90% से ज्यादा इन्होंने अपना बैग का इस्तेमाल खत्म कर दिया। ये कुछ भी हो सकता है वो आपसे कहें कि इस क्लाइंट ने डेगिंग कंप्लायंस की या नहीं की। कोविड के फौरन बाद कंपनियों को ये नोटिफिकेशन जारी हुए थे कि कोविड की बातें भी लिखनी है, इसमें एसओपीस की बातें भी लिखनी है। तो अगर कभी भी आपका लॉ, आपका फ्रेमवर्क कोई भी आपको इस तरह का कोई कचरा मचरा बीच में ऐड करने का कहते हैं तो रिपोर्ट खराब नहीं करनी। बड़ी प्यारी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है, लैंग्वेज भी उन्होंने बताई है, तो उन्होंने एक एरिया में खिचड़ी पकाने की आपको ऑप्शन दी है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं इस हेडिंग के अंदर घुस जाओ और जो मर्जी आतंक मचाना मचा दो, हमारी पूरी रिपोर्ट मत खराब करना। यूजर अदर को देखते साथ ही समझ जाएगा कि ये फजूल बात है कोई। और अगर अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बड़ा हुआ कि 300-400 रुपए पे फैल गया, अब यूजर परेशान हो जाएगा, तो वो कहते हैं आप रिपोर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। टाइटल एड्रेस ही डाला सबसे ऊपर, फिर एक हेडिंग डाल दो जिसका नाम हो रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंटेंट नंबर 3 से लेकर 9 तक यानी कि ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी तक का सारा पोर्शन डाल दो इस हेडिंग के अंदर, रिपोर्ट ऑन। तो आपकी रिपोर्ट में एक बड़ी हेडिंग आ जाएगी रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर रिपोर्ट आगे गई और फिर एक और बड़ी हेडिंग आ गई रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और इसके अंदर जो मर्जी कचरा हो, जितनी मर्जी सब हेडिंग्स हो, ताकि यूजर को पता लग जाए कि मैं ये एक रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा, ये 2 रिपोर्ट्स हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट है और एक पता नहीं कौन सी अदर चीजों पे रिपोर्ट है। तो स्टैंडर्ड ने पूरी कोशिश की है कि अदर वाली रिपोर्ट जो है वो हमारी मेन रिपोर्ट को खराब ना करे। उसका ओपिनियन वो बिल्कुल टॉप पे दे दिया था और उसको बिल्कुल एंड पे फेंक दिया। अब क्लोजिंग का टाइम आ गया। क्लोजिंग का टाइम का मतलब है सैल्यूटेशन, खुदा हाफिज, शुक्रिया, जबरदस्त, इस तरह की बातें लिखनी है। सबसे पहले एंगेजमेंट पार्टनर अपना नाम लिखे कि हाँ भाई मैं था इस ऑडिट का हेड। सिर्फ लिस्टेड कंपनियों में रिक्वायरमेंट है, बाकी कंपनियों में रिक्वायरमेंट नहीं है। और लिस्टेड कंपनी में भी स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपको डर लग रहा है कि नाम लिखने से उसकी जान को खतरा हो सकता है तो ना लिखें। तो एंगेजमेंट पार्टनर अपना नाम लिखेगा। उसके बाद पाकिस्तान के लॉ ने कहा है कि ऑडिटर नाम भी लिखेगा और साइन भी करेगा। स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी में नाम लिखना है, बाकियों में नहीं लिखना, और लिस्टेड में भी अगर डर लगे तो नहीं लिखना। ये डरपोक अंग्रेज है, हम बहादुर कौम है, तो हमारा कंपनी लॉ कहता है आप नाम लिख दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। भाई रिपोर्ट ही साफ दी हुई होगी तो मसला किस बात का? मसला तो उस अंग्रेज को ना जो ईमानदारी से रिपोर्ट खराब करके बैठा हो। तो डरे वो काफिर, हम तो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट ही साफ कर देंगे। ये दौर आ गया कि अखलाकियात काफिरों और यहूदियों से हमें सीखनी पड़ रही है। हाँ जी, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिस्टेड में लाजमी, बाकियों में नहीं, और लिस्टेड में भी अगर जान को खतरा है तो नहीं। सिग्नेचर, एड्रेस, डेट। सिग्नेचर के वक्त आप फर्म के नाम से सिग्नेचर कर दें, जैसे फर्म के इनिशियल्स होते हैं जी, KPMG, या पर्सनल नेम से साइन कर दें, या दोनों को कर दें, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। साइन और नेम में फर्क है। नेम का मतलब है प्रॉपर पढ़ा जाने वाला फॉन्ट, उसमें नाम लिखना, और सिग्नेचर वो जिसको कुगी बिठा देते हैं
ठीक है, इसको देसी लैंग्वेज में कहते हैं जी कागज पे कोगी बिठा दी, तो वो जो उसमें चिड़िया बिठा दी, जो उसमें उसने टेढ़े बांके करके लिख दिया, वो सिग्नेचर है। एड्रेस, जज्बाती हो कि अपना ऑफिस नंबर, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर नहीं बताना, शहर बताना है। पाकिस्तान में शहर बताते हैं, कुछ मुल्कों में स्टेट बताई जाती है, तो ये हर मुल्क में ये चीज डिफर कर सकती है। आपने वो इलाका बताना है जहां ऑडिटर प्रैक्टिस करता है। तो पाकिस्तान में चूंकि एक ही फर्म एक ही नाम से एक से ज्यादा शहरों में ऑफिस खोल सकती है, तो सेग्रीगेट करने के लिए पाकिस्तान में फर्म ने अपने नाम के साथ अपना शहर भी बताना है। तो अगर लाहौर की फर्म ने कराची जाके ऑडिट किया है, तो वो कराची नहीं लिखेंगे, वो जगह लिखेंगे जो उनकी जगह है। तो यहाँ आप एड्रेस में अपना शहर लिखते हैं, फिर आप डेट डाल देते हैं। वो डेट जिस पे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, ये डेट बहुत जल्दी नहीं डालनी जब तक आपको क्लाइंट की तरफ से सारे एविडेंस ना मिल गए हो, और जब उनके बड़ों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करके आपके हवाले ना कर दिए हो, तब तक आपने इस पे साइन नहीं करना। डेट डालने का मतलब है कि आप बता रहे हैं कि मैं इस डेट तक की सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। क्या ये सारे कंपोनेंट समझ आ रहे हैं? पक्की बात है। समटाइम लॉ भी हमारी ना रिपोर्ट का एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर देता है, तो ऐसे में अगर उसमें हमें ये सारी बातें अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा बाकी सारी बातें मिल रही हो, तो फिर हम लॉ वाली रिपोर्ट भी फॉलो कर लेते हैं। फर्स्ट करें, पाकिस्तान का लॉ 25 कंटेंट बताए, हम देखेंगे उन 25 में ये 14 हैं, 14 में से एक माइनस कर दें अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी 13 हैं। अगर हैं तो हम पाकिस्तान में भी काम चला लेते हैं। तो एक छोटी सी डिस्कशन है, कभी किताब में ऐड हो जाती है, कभी माइनस हो जाती है, कि अगर ऑडिट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ या रेगुलेशन हो तो फिर क्या होगा। अगेन आईकेप इसको प्लस माइनस करता रहता है जस्ट फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कि अगर उसमें हमारे वो मिनिमम कंटेंट पूरे हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इसमें और 700 वाली रिपोर्ट में क्लैश आ जाए तो किसकी सुने? लॉ। ये बात हमने पहले दिन से देखी हुई थी, फिर हम लॉ को फॉलो करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट ISA 700। 700 का स्कोप ये था, अनमॉडिफाइड साफ सुथरी ऑडिट रिपोर्ट। तो 700 इज मोर अबाउट कि उसने सिर्फ आपको कंटेंट्स बताए हैं। अगर आप गौर से देखें तो टाइटल भी आसान है, एड्रेस भी मुश्किल बात नहीं है। ओपिनियन के अंदर पहले पैरा में जो इंट्रोडक्टरी 2-3 चीजें बतानी है वो भी आसान है, और ओपिनियन के अल्फाज भी आसान है। बेसिस फॉर ओपिनियन शायद याद करना पड़ेगा यार उसमें कौन कौन सी 4-5 बातें थी, ठीक है। फिर उससे आगे जाए तो वो जो 3 स्पेशल एरियाज हैं वो तो अपने स्टैंडर्ड डील कर रहे हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की 2 बातें तो आपको पहले से याद है, सिर्फ तीसरी जो चेंज हुई है वो याद रखनी है कि इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट हट गया, गोइंग कंसर्न वाला। तो टेक्निकली तकलीफ दे बात सिर्फ ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोर्शन है। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने कहा भाई जो जैसी सिचुएशन होगी वैसे कर देना। एंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी आसान सी बात है, साइन, एड्रेस, डेट, ये भी आसान सी बात है। तो अगर कुछ याद करने वाली चीज इसमें है तो वो मेनली बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर लिखी हुई 3-4 बातें, और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो बातें लिखी हुई थी वो याद रखने वाली हैं। और आईकेप ने अनफॉर्चुनेटली ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा हुआ भी है, तो समझना इसको अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ थोड़ा सा याददाश्त का भी इम्तिहान है। आपको याद होगा मैंने कहा था मैं आपको ऑडिट में याद करने का नहीं कहूंगा, लेकिन 2 ऐसी जगह हैं, एक वो जो छोटी सी डेफिनेशन एश्योरेंस की थी, और एक यहाँ जो रिपोर्ट के अंदर जो चीजें दी हुई हैं इसमें बिलखसूस ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो चीजें दी हुई हैं वो आप एहतियातन याद कर लीजिएगा। हो सकता है खुद से लिखते हुए आप सारी बातें कंफर्म ना कर सकें। यहाँ एक सवाल था किसी का, जी सर, रिपोर्ट में अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में इसमें हम जोड़ते हैं ओपिनियन की देगा? जी बिल्कुल। अभी जो अदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इसमें ऑडिटर ओपिनियन भी देगा? ये डिपेंड करता है आपसे कहा क्या गया है। मैं याद कराता हूँ, पाकिस्तान के लॉ ने कहा कि ऑडिटर लाजमी बताए कि क्या ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक डिडक्ट होकर जमा कराई गई है या नहीं। तो टेक्निकली आप ओपिनियन दे रहे हैं, ज़कात ऑडिटर ने नहीं जमा करानी, उन्होंने जमा करानी है। अभी एक एश्योरेंस है, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, उसने काम करना था और उसने वो काम एग्जीक्यूट करने एक खास रूल के तहत देखना है कि उसने अपना काम सही से किया नहीं किया। तो टेक्निकली मैं रिपोर्ट में जो भी लिखूंगा वो एक ओपिनियन होगा, क्या भी मैंने इन्हें देखा और इन्होंने ज़कात सही से जमा कराई हुई थी, तो ये सॉर्ट ऑफ ओपिनियन हो गया। तो ये जो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका अपना ओपिनियन भी हो सकता है। तभी तो अगर आपको डर लग रहा है तो आप दोनों अलग अलग पोर्शन बना दें, फिर अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इसी तरह से ऐड कर दें, हमें गवर्नमेंट ने क्या कहा था, हमने क्या प्रोसीजर लगाए थे और हमारा क्या रिजल्ट निकला था। लेकिन स्टैंडर्ड ने इतना हमें बता दिया, हमारी किताब इससे ज्यादा हमें समझाने की मूड में नहीं है। हाँ, जब उन्होंने पाकिस्तानी लॉ की रिपोर्ट का फॉर्मेट हमारी किताब में डाला तो उसमें अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो सारी बातें डाल दी जो हमने उस दिन उस सेक्शन में पढ़ी थी, जो ऑडिटर की ड्यूटीज थी। याद है?
ये स्टैंडर्ड खत्म करने के बाद एक दफा जैसे ही मौका मिले, आपने किताब के अंदर से स्टैंडर्ड की जो रिपोर्ट कॉपी पेस्ट हुई हुई है उसको एक दफा तेजी से आंखों से गो थ्रू जरूर कर लेना है। मैं नहीं मानता कि पुराने जमाने जैसे भयानक सवाल आ सकते हैं, ना इतना नंबर है उनके पास, लेकिन विद आईकेप हम कभी भी कोई चीज गारंटी नहीं कर सकते। पुराने जमाने में बच्चे बड़े प्यारे से मूड में पेपर देने पहुंचते थे, अचानक सामने एक लाइन लिखी होती थी, रिपोर्ट ड्राफ्ट कर दें, 20 नंबर का सवाल। फिर आईकेप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा और लीनियंट हुआ, सवाल चेंज हो गया। उसके बाद बच्चे कुछ अटेम्प्ट पीछे जाते थे पेपर देने, तो वहां पे एक पूरी रिपोर्ट सामने पेस्ट हुई होती थी, कहते थे गलतियां तलाश करें। तो आईकेप अब काफी सुधर गया है, इस तरह के सवाल कई साल हो गए नहीं आए, लेकिन आईकेप तो आईकेप है। अब इस डर के मारे पूरी रिपोर्ट तो याद नहीं करनी चाहिए। अगर याद कुछ करना है तो स्टेबल में लिखे हुए कंटेंट्स, और वो रिपोर्ट एक दफा बस आंखों से पढ़ लेनी है, ताकि आपको पता हो कि मैंने प्रैक्टिकली पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। वक्त होता तो मैं यहाँ आपको जरूर पढ़वाता। उसको एक दफा अपनी आंखों से तेजी से गुजार लेना है, अपनी ये कंपोनेंट्स वहां टिक लगाते जाने, हाँ ये भी नजर आ गया, ये भी नजर आ गया, ये भी नजर आ गया। डन। जब वो पढ़ के फारिग हो तो फिर एक और रिपोर्ट भी है। पाकिस्तानी लॉ ने जो रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया है, बहुत हद तक 700 वाली रिपोर्ट जैसा है वो फॉर्मेट, लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं। तो उस रिपोर्ट के जो चेंजेस हैं वो एक टेबल में मैंने किताब में दिए हुए हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से इसमें चेंजेस हैं। तो आप उन चेंजेस की सिर्फ टेबल भी पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। लॉ वाली रिपोर्ट देनी है तो फ्रेमवर्क कौन सा होगा? जी, अब अगर लॉ वाली रिपोर्ट देनी है तो फ्रेमवर्क कौन सा है? हमारे ही लॉ ने हमें जो फ्रेमवर्क बताया वो EIAS है। तो पाकिस्तान में कंपनियों को ऑडिट करने के लिए जो फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड है वो IAS/ इनका नया नाम IFRS। डन। ये सेक्शन 234 में इसका स्कोप बताया है, लेकिन हमें ऑडिट में हमने वो सेक्शन नहीं पढ़ा। यहां तक बात समझ आ गई? 700 में समझ आ गया था। अब हमारे एक स्पेशल एरिया पे जिसका नाम है 701 की ऑडिट मैटर्स। कौन से ऑडिट मैटर्स? की पंजाबी में कहता ना, वो की केड़े, ठीक है। तो की ऑडिट मैटर का मतलब है की अहम ऑडिट मैटर्स। और भाई आपने पूरा ऑडिट खत्म कर दिया, अभी भी कुछ अहम मैटर्स रहते हैं। ऑडिट के दौरान आपके सामने कुछ मामला आए। जब भी ऑडिट के दौरान आपके सामने कोई भी अहम मामला आता है, आप सबसे पहले मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। फिर जब मैनेजमेंट से बात नहीं बनती तो किसके पास लेके जाते हैं? बड़ों के पास। दोस्त चावत गवर्नेंस, ओनर्स ही ओनर्स के नुमाइंदे जिनको हमने पढ़ा था। तो ऑडिट के दौरान ऑडिटर दोस्त चावत गवर्नेंस के पास बहुत सारे मामला लेके जाता है। वो मामला वहां जाते हैं, उन पे देखा जाता है, उस पर गौर होता है, कुछ चीजें रिजॉल्व होती हैं, कुछ नहीं रिजॉल्व होती हैं। और जो रिजॉल्व ना हो, ऑडिटर कहता है कि अगर रिपोर्ट खराब करनी पड़ी तो उसे रिजॉल्व कर दें। अगर वो ना रिजॉल्व करें तो हम रिपोर्ट खराब कर देते हैं, और अगर वो रिजॉल्व कर दें तो हम रिपोर्ट खराब नहीं करते। बट इस दौरान ऑडिटर को लगता है कि मैंने इतना डिटेल से इतना लंबा चौड़ा काम किया था कुछ एरियाज पे, और घर बैठे यूजर्स को तो पता ही नहीं है कि क्या कुछ हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर से 10 दिन पहले आप तैयारी कर रहे थे, और आपने तैयारी करते करते अपना रजिस्टर साइड पे रखा, और जो है वो लाइट चली गई। फिर आपने कहा लाइट गई है तो कोई बात नहीं, सर ने कहा था कि ये मुश्किलात का मुकाबला करना है। आपने एक मोमबत्ती ढूंढी और जनाब उसको आग लगा के सामने रख दिया। तो दिन में लाइट आ गई, आपने नोट नहीं किया कि मोमबत्ती भी चल रही है, रोशनी हो गई तो महसूस ही नहीं हुआ। आप अपने और काम धंधे में लग गए, वो मोमबत्ती गिर गई आपके रजिस्टर पे और आपका सारा रजिस्टर जल गया। आपने देखा आपका रजिस्टर जल चुका था, और अब आपने तैयार करना था ऑडिट, वो सारा का सारा आपने रजिस्टर पे लिखा हुआ था। फौरन से एक दोस्त के पास गए जिसका पता था कि उसने लिखा होगा अपने रजिस्टर पे, उसने लिखा हुआ था, उसका रजिस्टर पकड़ के फोटोकॉपी कराई। थोड़ी सी उस पर ज्यादा कोशिश की। अब आप डरे हुए थे कि मेरी हाथ की हैंड राइटिंग मुझे अच्छी समझ आती थी, पेपर भी सर पे। आपने बहरहाल बड़ी मुशक्कतें कर के, बड़ा सुबह शाम मेहनत करके तैयारी की और पेपर दिया और पास भी हो गया। बट और आपके घर वालों ने कहा बेटा इस दफा तो तुमने अच्छी मेहनत की थी, तुम्हारा पेपर पास हो गया। अब आप दिल में सोच रहे हैं कि अगर इनको पूरा वाकया बताओ, क्या कुछ और भी हुआ था? इनके सामने तो सिर्फ मेरा पास होना आया है, कुछ और बातें जो मैं जानता हूँ या वो मेरा कमरा जानता है। तो इसी तरह से ऑडिटर के साथ भी कुछ ऐसा होता है। ऑडिट के दौरान कुछ बड़े बड़े मामला आए होते हैं, लेकिन चूंकि ऑडिट एक हैप्पी एंडिंग पे खत्म हुआ होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू पे,
आप एंड पे साफ सुथरी रिपोर्ट दे रहे होते हैं, तो आप उन इश्यूज के ऊपर खुद ही से सोचते हैं कि बड़ा अहम इशू था, कंपनी वालों को पता होना चाहिए था, तो डायरेक्टर आके कहते हैं हमें तो बताया है ना, बस ठीक है। ऑर्डर कहता है इशू बड़ा अहम है, अगर शेयर होल्डर्स को भी पता हो तो कितना मजा आ जाए। क्या ऑर्डर को शिकायत लगाना चाह रहा है? नहीं। जिनकी कंपनी है उनको कंपनी के अंदर होने वाले एक अहम मैटर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। वो मैटर जो नेगेटिव नहीं है, वो मैटर जिस पे रिपोर्ट खराब नहीं करनी, वो मैटर जो रिजॉल्व हुआ मैटर है। तो 701 कुछ अरसे पहले आया 2016 के आसपास, और इसने आके ऑडिटर के ऊपर एक जिम्मेदारी ऐड कर दी नई। उसने कहा कि तुम एक अच्छे आदमी हो, अगर तुम लिस्टेड कंपनी या कोई गवर्नमेंट के बड़े सेटअप या जहां लॉ तुम्हें कहते वहां ऑडिट करने गए हो, तो ऑडिट के दौरान अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसे की ऑडिट मैटर आए जो तुमने दूसरा विद गवर्नर से डिस्कस किए और वो रिजॉल्व हो गए, फिर भी ड्यूरिंग दिस ईयर तुम्हारे सामने अगर कोई ऐसा मैटर है जो यूजर्स को पहुंच जाए, तो उनको ज्यादा अच्छी ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी कंपनी के बारे में, तो यू आर अलाउड कि अपनी रिपोर्ट के इस पोर्शन में आके डिस्कस कर दो। क्लाइंट अच्छा खासा तड़प जाता है इस बात पे, उलझता है कि भाई बस ठीक है ऑडिट साफ हो गया निकलो। आप कहते नहीं मैंने लोगों को एक बड़ी अहम खास बात बतानी है, और क्या उस खास बात में गड़बड़ तो नहीं, सब सही है ना? वो कहते हैं हाँ हाँ सब सही है, तो सही है तो फिर मुझे बताने दे दे। तो इस स्टैंडर्ड ने ऑडिटर को थोड़ा सा एम्पावर ज्यादा कर दिया कि वो अपने यूजर को ज्यादा एतमाद में लेना चाहे तो उनके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता है। लेकिन एक बात जहन में रहे, ये छुपी हुई इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको एक काम की बात मिली, आपने जनाब एक किताब के अंदर बंद करके रख दी, ऑडिट के आखिरी दिन अचानक से किताब से निकाल के रिपोर्ट में डाल दी। ये हमेशा होना चाहिए उन इश्यूज में से जो दोस्त जावेद गवर्नर से डिस्कस हुआ है। अब स्टैंडर्ड ने आगे से फिर आपको कहा कि दोस्त जावेद गवर्नर से जो तुमने डिस्कस किए होंगे इशू, तुम अपनी जजमेंट में से उनमें से 1, 2, 3 जितने भी तुम्हें जरूरी लगे तुम की ऑडिट मैटर बना सकते हो। ऑडिटर ने फिर तड़प के कहा कि भाई सब मैंने सोचना है, तो तुम स्टैंडर्ड किस बात के हो, कुछ तो बताओ। उन्होंने कहा अच्छा, ये जो इश्यूज की ऑडिट मैटर की तरफ जाने चाहिए, ये मटेरियली बड़े इश्यूज होने चाहिए, हल्के इश्यूज नहीं होने चाहिए। जहां ज्यादा रिस्क हो वो एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जहां कंट्रोल की बड़ी डेफिशिएंसी थी और ठीक हो गया वो ज्यादा हो सकता है। जहां तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो वो ज्यादा हो सकता है। जहां ज्यादा जजमेंट्स इस्तेमाल हुई हो, तो स्टैंडर्ड नहीं है आपको कुछ हिंट्स देती है। अगेन 700 देखने की वजह से हमारी आदतें खराब हो गई थी, तो साथ साथ इंग्लिश देख रहे थे। लेकिन बाकी स्टैंडर्ड में क्या होता था, हम पहले कहानी समझते थे, कहानी समझने के बाद इंग्लिश देख लेते थे। तो अभी हम कहानी समझ रहे हैं। की ऑडिट मैटर ऑडिट के दौरान आने वाले वो मैटर हैं जो ऑडिटर को लगा इतने इंपॉर्टेंट है कि मुझे तमाम यूजर से डिस्कस करने चाहिए। ये रिजॉल्व मैटर हैं, ये कंफ्लिक्ट वाले मैटर्स नहीं है, कंटेंशियस मैटर्स नहीं है, बुरी चीजें नहीं है। आप सिर्फ लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो बड़ों को भी पता है। बात समझ आई? कहां से मिलेगी इंफॉर्मेशन? दोस्त जावेद गवर्नर से जो बातें डिस्कस की उसमें से मिलेगी। कैसे मिलेगी? स्टैंडर्ड ने कह दिया रिस्की, हाई सेंसिटिव, ज्यादा इंफॉर्मेशन बताने वाली, ज्यादा मटेरियल, ज्यादा जजमेंटल चीज, आप उसमें से सिलेक्ट कर लेना। जजमेंट आपकी है लेकिन थोड़ी सी निशानी उन्होंने बता दी। चूज कर लिया हमने की ऑडिट मैटर। अब दोस्त जावेद गवर्नर के पास जाए, उन्हें कहें कि मैं ये की ऑडिट मैटर डालने लगा हूं, ताकि अगर उन्हें लगे कि मेरे अल्फाज थोड़े ज्यादा भयानक हो गए हैं तो वो मेरे अल्फाज थोड़े से साफ सुथरे कर लें। और हो सकता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी दे दें जिससे मैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से लिख लूं। तो चोरी छुपे कुछ नहीं करना, दोस्त जावेद गवर्नर्स को लूप में लेके उनको सामने बता के कि ये हम इस तरह से कर रहे हैं। देन अगर आपको नहीं कोई की ऑडिट मैटर मिला तो भी उन बड़ों को बताएं। हो सकता है वो आपसे कहते हैं कि अच्छा आपको नहीं मिला, ये 2-3 चीजें देख लो, शायद इसमें की ऑडिट मैटर मिल जाए। चलिए जब की ऑडिट मैटर हमारे पास आ गया, अब क्या करना है, रिपोर्ट में कैसे डालना है, एक सेपरेट पोर्शन ऐड करना है की ऑडिट मैटर का। हमेशा 703 केसेस में एप्लीकेबल है, हमारी किताब में उनमें से भी थोड़ा सा सिलेक्टेड हमें बताए। लिस्टेड में हमेशा एप्लीकेबल है, जहां लॉ कहते वहां हमेशा एप्लीकेबल है। और एक और जगह जो इन्होंने ज्यादा जिक्र नहीं किया, अगर किसी जगह पे एक ऐसा बिजनेस है या ऐसा सेटअप है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं जिसमें अवामुन नास का स्टेक इन्वॉल्व है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट हो रहा हो, जैसे नादरा का ऑडिट हो रहा हो, जैसे IMF और पाकिस्तान की एग्रीमेंट का ऑडिट हो रहा हो। अभी ऐसी चीजें जिसमें पूरा पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, पूरा पाकिस्तान उसके ऊपर टेंशन होगा, लेकिन हमारी किताब के मुताबिक लिस्टेड या जहां लॉ कहते हैं वहां की ऑडिट मैटर आना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक हेडिंग डालेंगे की ऑडिट मैटर की। कहां? वो हमने रिपोर्ट में देख ली थी इसकी प्लेसमेंट।
हेडिंग डाल दी की ऑडिट मैटर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देंगे कि की ऑडिट मैटर वो है जो ऑडिटर की जजमेंट में इंपॉर्टेंट है और इस साल हमें मिले। फिर आप 1, 2, 3 जितने भी की ऑडिट मैटर है, हर की ऑडिट मैटर की अलग से हेडिंग देंगे। फिर उस की ऑडिट मैटर को एक्सप्लेन करेंगे। फिर अगर उससे रिलेटेड कोई अकाउंटिंग के अंदर आपके अकाउंट्स में कोई डिस्क्लोजर है तो उसको भी रेफर कर देंगे। फिर नीचे बताएंगे इशू क्या था, फिर बताएंगे उसमें मेरे क्या प्रोसीजर्स थे, फिर बताएंगे अब इस वक्त उसकी ऑडिट मैटर के साथ क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप जब ऑडिट करने आए तो ऑडिट जैसे ही करने आप आए तो आपको पता लगा कि इनका सॉफ्टवेयर जो है उसमें एकदम से बहुत ज्यादा बग्स आ गए हैं और वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा। आपने कहा तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो अब आपका ख्याल ये था कि अकाउंट में बहुत मसले होंगे, तो आपने उनसे जाके कहा जी आपका सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो मसले नहीं हुए। उन्होंने कहा जी जिस दिन सॉफ्टवेयर खराब हुआ था सिर्फ उस दिन की 13 एंट्रियां हमारी खराब हुई जो हमें दोबारा करनी पड़ी। उससे पीछे का हमारे पास बैकअप था, हमने फौरन एक और सॉफ्टवेयर पे बैकअप शिफ्ट कर दिया और इस सॉफ्टवेयर को ठीक होने भेज दिया। अब ऑडिटर डर गया, उसने कहा इस सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर में जो शिफ्टिंग हुई है उसमें चीजें मिस ना हुई हो। तो उसने ऑडिट के अंदर 2 महीने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, हर चीज 2-2 लेजर जनरेट करता था पुराने सॉफ्टवेयर के नए सॉफ्टवेयर के, उनको आपस में मैच करता था और फिर उसे लगाता था। बाय द एंड ऑफ ऑडिट उसे समझ आ गया कि जो सॉफ्टवेयर चेंज हुआ था इससे उलझन तो हुई थी लेकिन इससे फाइनेंशियल्स की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चूंकि इतना ज्यादा सफिशिएंट टाइम इस इवेंट ने लिया और घर बैठे शेयर होल्डर को पता भी नहीं उसकी कंपनी में क्या हुआ, तो अब ऑडिटर जो है वहां पे अपने रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर में लिख देगा कि ऑडिट के स्टार्ट में हमें ये चीज पता लगी कि एक सॉफ्टवेयर खराब हो गया था, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बाद में इन्होंने उसका बैकअप किसी और पे शिफ्ट कर दिया था और एक नए सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो गए थे और मीनवाइल पुराना सॉफ्टवेयर भी ठीक कर दिया था। और इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मसले पे मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये एक मसला था जो रिजॉल्व हो गया है। जब आप दोस्त साबित गवर्नेंस के पास लेके जाएंगे वो कहेंगे तो शिकायत कर रहे हो हमारी, सॉफ्टवेयर खराब हो गया था, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दो। जब मैं ऑडिट करने आया तो उस वक्त एक नागहानी आफत और अचानक से होने वाली एक बहुत बड़ी बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से इनके सॉफ्टवेयर ने मेल फंक्शनिंग शुरू कर दी। ये तो अल्लाह भला करे इनके डायरेक्टर्स का जो टाइमली एक्शन में आए और उन्होंने सारे मसले को रिजॉल्व करके एक एक्स्ट्रा टीम बिठाई और ऑडिट कमेटी की जेर सदारत साथ साथ इस इशू को देखा और 2 महीने के अंदर इस इशू को रिजॉल्व कर दिया और अब कंपनी के अकाउंट्स दोबारा से बेहतर हो चुके हैं। तो वही चीज तैयारी हो गई। कहने का मतलब है यहाँ झगड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ जगह वो आपको थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस बताएं, कुछ जगह आपने उनकी सुन लेनी है, कुछ जगह नहीं भी सुननी। फिर आपने कोई ऐसा मामला जो सेंसिटिव है वो नहीं डिस्कस करना। नए वालों ने कंपनी पे केस कर दिया था और 2-3 महीने की पेशियों के बाद साबित हो गया कि वो केस झूठा केस था, लेकिन ये झूठा केस था बाद में कौन देखेगा? लोगों के सामने खबर क्या है, ने अपने केस कर दिया था। तो हो सकता है ये वाली बात लिखने से फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो जाए और उनकी कंपेटिटर अपने कस्टमर से कहें अच्छा उनकी क्या बात करते हैं, उनकी तो ऑडिट रिपोर्ट में नहीं देखा, ऑडिटर ने कहा था उनके ऊपर नैब में केस हो गया, पूरी बात थोड़ी बताएंगे। तो सम टाइम अगर वो चीज ज्यादा नुकसानदेह हो तो उसको आप माइनस भी कर सकते हैं। एक पैरा 14 है स्टैंडर्ड में जो हमें बताता है, बट आईकेएफ ने वो हमारे सिलेबस में नहीं डाला, जो बताता है कि आपने इस तरह की खतरनाक बात नहीं करनी। मैं बार बार इसलिए कह देता हूँ कि आईकेएफ ने फलानी चीज सिलेबस में डाली है फलाना नहीं डाली, क्योंकि आप गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप अच्छी वाली तैयारी कर रहे होंगे, अचानक से एक वीडियो आएगी, उस वीडियो में कोई भी टीचर या कोई भी टीचर का जो असिस्टेंट है वो ये कह देगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना स्टैंडर्ड में बड़ा अहम है और यकीनन आपकी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा। और वो बेचारा जो सीनियर टीचर होगा वो उस स्कोप पे चल रहा होगा जो आईकेएफ ने बताया। आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड में तो 25 और बातें भी हैं, लेकिन होता ये है कि ऐसे में आप कहते हैं ये कैसे पॉसिबल, फिर वो तस्वीर भी लगा देगा ओरिजिनल स्टैंडर्ड में देखो ये अल्फाज लिखे हुए हैं, फिर आप कहेंगे तो मेरे साथ धोखा हो गया। अच्छा मजे की बात, आप अपनी टीचर की किताब को तो देख लेंगे लेकिन आप आईकेएफ की किताब को नहीं देखेंगे, तो समटाइम पता ही लगेगा कि आईकेएफ की किताब ने भी वो चीज नहीं दिखाई होती। तो इसलिए मैं बार बार इस मामले से डर के कि अच्छा भला एक बच्चा पढ़ रहा होता है और उसको अचानक से किसी भी कॉलेज का एम्बेसडर किसी भी तरीके से गुमराह करने पहुंच जाता है और कुछ भी कंफ्यूज कर देता है कि हाँ भाई ये तो गलत हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो इसलिए अपने आप को जरूर सेफ रखना है। जब भी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन रेफर टू आईकेएफ की किताब जो कि हमारा फ्रेमवर्क है। अगर उस किताब में वो चीज है
और मेरे पास नहीं है तो मैंने गलत किया है, होनी चाहिए थी। अगर उधर वो चीज नहीं है और मैंने ऐड की हुई है और मैंने उस पर ट्यूटर नोट नहीं लिखा तो ये गलत बात है। मैं कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड करूं एहतियातन तो मैं उस पर ट्यूटर नोट लिख देता हूं कि ये एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ICAP की किताब। डन। तो 701 की सारी कहानी हमें समझ आई, अब सिर्फ इसकी इंग्लिश देखनी है। की ऑडिट मैटर, वो मैटर जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट थे इस ऑडिट में, और ये सिलेक्ट होते हैं उन मैटर से जो ऑलरेडी दोषारोपित गवर्नेंस से डिस्कस होते हैं। स्कोप क्या है, ये आईए से डील करता है ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी से कि वो कैम डिस्कस कर रिपोर्ट में। इस कैम को कम्युनिकेट करने का मकसद है एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। जो चीजें बता रही है वो थोड़ी सी और ज्यादा चीजें बताना शुरू हो जाए, ऑडिटर को अच्छा लगे कि मैंने अवाम नास के वसी तर मफाद में कुछ किया। ऑडिट कैम कम्युनिकेट करेगा लिस्टेड में, और वो एंटिटी जो अदर देन लिस्टेड है अगर लॉ कर है, और कैम एडिशनल इंफॉर्मेशन इंटेंडेड यूजर्स को दे देता है। कैम कैसे डिटरमाइन होगा, फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोषारोपित गवर्नेंस। आपने देखना है कि कौन से वालों को सिग्निफिकेंट अटेंशन देनी पड़ी। ये डिटरमिनेशन करते वक्त ऑडिटर देखिएगा कि हायर रिस्क एरियाज कौन से। अब रिस्क असेसमेंट के बाद आपको हायर रिस्क भी समझ आता है पढ़ने के बाद। कहां सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट लगानी पड़ी, कहां मैनेजमेंट की बड़ी ज्यादा जजमेंट थी जिसको समझने के लिए ऑडिटर को भी बहुत ज्यादा जजमेंट्स लगानी पड़ी। पहले मोटा मोटा आइडिया दिया आपको, फिर ज्यादा स्पेसिफिक बात कर दी। वो मैटर जो यूजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए की ऑडिट मैटर बन सकता है। किसी भी जगह मैनेजमेंट ने कोई भी खास पॉलिसी सिलेक्ट की है तो उसमें कम्प्लेक्सिटी या सब्जेक्टिविटी की ऐसे क्यों लगाई है वैसे क्यों नहीं लगाई। फिर किसी भी चीज की नेचर या मेटेरियलिटी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव उससे पता लगेगा। फिर ऑडिट की एफर्ट्स कितनी ज्यादा थी, कोई स्पेशलाइज स्किल वगैरह तो नहीं यूज करनी पड़ी, कोई एक्सपर्ट तो नहीं यूज करना पड़ा, कोई कंसल्टेशंस तो नहीं आपको आउटसाइड द टीम करनी पड़ी। और अगर इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी है तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग डेफिशिएंसी थी। यानी कि इन्होंने चंद निशानियां बताई हैं, कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल जो स्टैंडर्ड ने कहा है कि इस तरह की जगह पे आपको हो सकता है कि ऑडिट मैटर मिल जाए। फिर की ऑडिट मैटर मिल गया, कम्युनिकेट करना है। तमाम मैटर आप एप्रोप्रिएट सब हेडिंग के अंदर दिखाएंगे एक सेपरेट सेक्शन में कैम के। देन इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में आप लिखेंगे कैम वो मैटर है जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट थे करंट पीरियड में। ये मैटर एड्रेस हुए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हम हरगिज इनके ऊपर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे। तो पहले आप सबसे पहले एक पैराग्राफ में बताएंगे कि कैम क्या होता है। फिर नीचे अगर कोई कैम नहीं है कम्युनिकेट करने को तो आप कहेंगे जी हमारे पास सिवाय चंद और मामलात के कोई और कैम नहीं है। इसकी लैंग्वेज में ना कुछ क्वालिफिकेशन का भी जिक्र है, अभी हमने वो स्टैंडर्ड नहीं पढ़े तो बीच में एक आध टेबल और थोड़ी सी लैंग्वेज है जिसका भी मैं जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें अगर रिपोर्ट खराब हुई भी ऑलरेडी तो हमारे क्या अल्फाज होंगे, रिपोर्ट साफ है तो हमारे क्या अल्फाज हैं। अभी हमने सिर्फ रिपोर्ट साफ है पढ़ी है। अगर एक चीज ऑलरेडी 705 के मुताबिक आप डील कर चुके हैं तो आप उसको इस वाले स्टैंडर्ड में नहीं लेके आएंगे। अब 705 क्या है वो अभी हमने ब्रेक के बाद देखना है इंशाल्लाह। इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर, हर की ऑडिट मैटर को डिफाइन करें, स्टेट करें कि क्यों आपने इसको की ऑडिट मैटर माना, आपने इसको एड्रेस कैसे किया, आपने प्रोसीजर्स क्या लगाए, आपकी आउटकम क्या निकली, आपकी की ऑब्जर्वेशन इस चीज से रिलेटेड क्या क्या थी, वो सारी बातें डिस्कस करें। और दोषारोपित गवर्नेंस से आपने वो मैटर जो आपको लगता है कैम में वो भी डिस्कस करने हैं, और जब आपको लगे कि कोई कैम नहीं है तो भी डिस्कस करना है। इससे दोषारोपित गवर्नेंस को एक मौका मिल जाएगा कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा दें कि ये चीज ऐसे और ये चीज ऐसे है। तो छोटा सा स्टैंडर्ड है 700, 701 और कमती लॉ वाली रिपोर्ट। ये पोर्शन इस चैप्टर में नॉलेज बेस है जहां से मेजॉरिटी सीधे सवाल आते हैं, बट पेपर में दिस कैन हैपन कि वो आपको कहते हैं कि भाई ये एक अहम मैटर है, जरा की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट कर दो। तो फिर आपको पता होगा कि ऑडिट मैटर में किस किस तरह की बातें लिखनी होती हैं। तो हो सकता है ड्राफ्टिंग के वक्त आपको हल्की फुल्की इसकी छोटी सी प्रैक्टिस करवा दी जाए, डिपेंडिंग अपॉन के टाइम कितना अवेलेबल है। तो यहाँ पे ब्रेक करते हैं 700, 701। ब्रेक से पहले की हमारी assumption ये थी कि कोई खराबी नहीं है, और ब्रेक के बाद की assumption ये है कि कोई सफाई नहीं है, सब खराबी है। ब्रेक का टाइम 4:37 to 4:45, 8 मिनट में। देखिए आप लोग छोटी ब्रेक से भी फ्रेश हो ही जाते हैं। 50 तो बहुत आगे हो जाएगा, फिर अगर 37 तो 38 हो गया। हाँ जी, क्या 50 से आप लोग वाकई बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाएंगे? एंड पे टाइम गुजर ही नहीं रहा होता, दो तो टकरे मारते फिर रहे होते हैं आप लोग। ठीक है, फिर 450, लेकिन फिर 450 का मतलब है 450 में यहाँ बैठ के कार्रवाई शुरू हो चुकी हो। आप उस टाइम पे तो आने के बारे में सोचते हैं। 450 पे मिलते हैं,
और हम ओवरऑल मैप देखते हैं 705 7, इधर भी आवाज क्लियर है। चेक करें जिनका साफ सुथरा ना लिखा हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये जो अकाउंटिंग वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, ये रॉन्ग नंबर होते हैं, इनकी राइटिंग साफ होती है। ये गलत लोग हैं, इनको देख के महसूस नहीं होना। जो थ्योरी पढ़ाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, उनकी राइटिंग जो है ना, वो उसको देख के पता लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की असल में राइटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग वाले तो जो है ना, वो अकाउंटिंग के लंबे लंबे सवाल करा उनकी राइटिंग बेहतर हो गई होती है। तो थ्योरी वाले ने बोलने पे कम, समझाने पे ज्यादा और लिखने पे कम फोकस करना होता है, और फिर लिखते हुए लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बोलते जाओ, समझाते जाओ और हल्का सा आइडिया दे दो कि हाँ भाई ऐसे 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 इस तरह से करके। तो इसलिए जो है ना, वो यहां से पता लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राइटिंग कैसी है। कर जाते हैं क्वालिफाई सारे। अच्छा, बीच में पहले मेरा ओपिनियन ये था कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट गंदा लिखते हैं सिवाय अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स के। कुछ ईयर्स पहले मेरे सामने ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की वीडियो था। ये वीडियो लेक्चर शुरू हुए कोविड के बाद से, तो एक वीडियो आई, मैंने देखा इतना साफ लिखा हुआ, सामने बोर्ड भरा हुआ और ऐसा 2 रंगों से इतना साफ सुथरा लिखा हुआ। मैंने कहा यार, मैं राइटिंग जो है ना, बस राइटिंग में मार खा गया। बाकी जो है ना, अब मैं बड़ा टेंशन में आ गया। अब मैंने ना बस उसके बाद 1-2 साल तक बड़ा मायूस रहा मैं, कि नहीं यार, मैं भी सोचता था सबकी राइटिंग गंदी है, लोगों की तो बड़ी साफ सुथरी राइटिंग है। तो वो एक दफा किसी के सामने जिक्र हुआ, तो मैंने कहा यार, मैं जो है ना, बस राइटिंग मेरी बोर्ड पे जरा गंदी है। उसने कहा नहीं सर, मुनासिब राइटिंग है। मैं कहा नहीं यार, गंदी राइटिंग है, देखो बाकी टीचर कितना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कौन अच्छा लगता है? मैंने कहा फलाने टीचर। कहता आपने कब देखा? मैं क्या, वो एक वीडियो यूट्यूब पे, उस पे फेसबुक पे सामने से गुजरी थी, बड़ा अच्छा लिखा था। कहते सर वो तो टीके ने लिखा हुआ था। आप चले, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। एक वीडियो खोल के दिखाया जिसमें वो लिखाई के साथ ना टीचर जज्बाती हो के साइड पे ना खुद से भी कुछ लिखना शुरू हो गए, जज्बाती हो गए। वो राइटिंग देख के मुझे बड़ी अपनाइयत सी फील हुई। मैंने कहा ये तो जो है ना, ये अपने जैसे ही है सारे मामला। ठीक है, तो बहरहाल ये एक स्लेट पे लिखी हुई राइटिंग है, ऑब्वियसली को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। खैर, इसका ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ बहुत अच्छा लिख लूंगा। आप ये देखिए, लिखना तो हमारे लिए इतना, बस इतना सा बोर्ड रखा हुआ है, बाकी तो सारा प्रेजेंटेशन है। तो खैर, ये लिखाई भी क्वालिफाई करवा देती है। उस वक्त क्वालिफाई करवा दिया जब वो पास ही 30-40 बच्चे करते थे। तो अब तो उन्होंने पास भी 500 से ऊपर बच्चे करने होते हैं। तो आप लोग भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर मतलब हम लोगों ने अपने जमाने में क्वालिफाई कर लिया इन राइटिंग्स के साथ, तो आप भी इसी तरह की राइटिंग के साथ आप भी निकल जाएंगे। फिर यकीन माने कि पिछले 1 साल से ना, जब भी मैं कहता हूँ ना गंदी राइटिंग, पहले आपसे पहले मैं इस तरह की राइटिंग किसी को दिखाता था 1.5 साल पहले, तो लोग कहते थे कि हाँ सर, मतलब जो है ना, वाकई राइटिंग तो बस गुजारा मुजारा ही है। लेकिन अब बच्चे कहना शुरू हो गए हैं, सर आपकी हमसे बेहतर राइटिंग है। और मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ यार, बड़ी गंदी सी राइटिंग है, और वो इस तरह से करके तो पता लगा है अब आज एक ऐसी कौम भी आई है जिसकी मुझसे भी गंदी राइटिंग है। आप लोग भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे, अल्लाह करे। अच्छा जी, अब ये मैप क्या है? इस मैप में ना हमने पूरी कहानी को समझना होता है। आपको समझ तो कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका एक साफ सुथरा वर्जन भी है, मैंने इसका कंप्यूटराइज वर्जन भी बनाया हुआ है, ताकि लोगों को अगर ये ना समझ आए तो मैं उसको कंप्यूटर के फॉर्मेट में उन्हें समझा दूं। कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है ना, इसमें एक तो कॉन्सेप्ट होता है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का, जिसको मैंने कहा था साफ सुथरी रिपोर्ट, जिसको मैंने कहा था 700 के मुताबिक जो 700 ने जो कंपोनेंट जहां जहां कहे हैं वहां दे दिए जाए। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसा होता है कि आपको रिपोर्ट बदलनी पड़ जाती है, इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट। क्यों बदलनी पड़ जाती है? आपकी रिपोर्ट में कोई ओपिनियन ऐड हो जाती है, आप किसी चीज के बारे में कोई एक्स्ट्रा बात करना चाहते हैं, आप अपनी जो साफ ओपिनियन में कोई नई ओपिनियन ऐड कर देते हैं कि साफ तो है लेकिन वो 2-3 चीजों को जरा साइड पे करके देख लो। यानी कि अगर मैं अपनी बनी बनाई एज इट इज ये वाली रिपोर्ट दे दूंगा तो 700 के मुताबिक है, लेकिन अगर मुझे इस रिपोर्ट में कोई तब्दीली करनी पड़ी, कुछ तब्दीलियां तो 700 ने बताई है ना कि ये पोर्शन इसमें जो मर्जी लिख देना, उसके अलावा अगर मुझे उन 14 कॉन्टेंट्स के अलावा 701 उन कॉन्टेंट्स में शामिल है की ऑडिट मैटर, वो तब्दीली नहीं है। अगर किसी वजह से मुझे इसमें तब्दीली करनी पड़े, कोई नया पैरा ऐड करना पड़ जाए कुछ समझाने के लिए, मुझे ओपिनियन के अल्फाज बदलने पड़ जाए, ओपिनियन की कैटेगरी बदलनी पड़ जाए, तो जब भी मेरी रिपोर्ट इस बेसिक पैटर्न से हटेगी वो बन जाएगी
मॉडिफाइड रिपोर्ट, चाहे वो किसी बुरी रीजन की वजह से मैंने ओपिनियन खराब कर दी हो, चाहे वो किसी अच्छी रीजन की वजह से मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो मॉडिफाइड रिपोर्ट दो तरह की होती है। एक मॉडिफाइड रिपोर्ट इसलिए होती है कि ओपिनियन मॉडिफाई हुआ होता है, और एक मॉडिफाइड रिपोर्ट इसलिए होती है कि कोई और मॉडिफिकेशन डली होती है, कुछ नया ऐड कर रहे होते हैं आप रिपोर्ट में। तो बहुत सारे लोग यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं, और पेपर में कई दफा ICAP सवाल पे पूछता है कि बताओ यहाँ पे ओपिनियन मॉडिफाई हुआ या नहीं हुआ, और बताओ यहाँ रिपोर्ट मॉडिफाई हुई या नहीं हुई। तो स्टूडेंट ये सोचते रह जाते हैं कि ICAP ने एक बात 2 दफा पूछ ली। तो जहन में रखना है कि सबसे बड़ी कैटेगरी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, साफ सुथरी। उस रिपोर्ट में 2 तरह की तब्दीलियां आ सकती हैं, या ओपिनियन में तब्दीली आ सकती है, या कुछ एक्स्ट्रा हाईलाइट करने के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है किसी एरिया की। इन दोनों में से कोई भी एक हरकत हो गई तो रिपोर्ट अनमॉडिफाइड से निकल के आ जाएगी मॉडिफाइड में। जिसको खराब गंदी रिपोर्ट कहते हैं वो मॉडिफाइड ओपिनियन वाली मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन भी होती हैं जिन्होंने ओपिनियन खराब नहीं किया होता, लेकिन पैटर्न खराब कर दिया होता है, तो कहलाती मॉडिफाइड रिपोर्ट है लेकिन विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड रिपोर्ट है लेकिन ये ओपिनियन खराब नहीं कर रही होती। तो 700 डील करता है साफ सुथरी रिपोर्ट को, 705 डील करता है मॉडिफाइड ओपिनियन को, और 706 डील करता है उस तरह की अदर मॉडिफिकेशंस को। अब 705 हम ओपिनियन को मॉडिफाई कब करें? हम ओपिनियन को तब मॉडिफाई करेंगे जब हमारी वो 2 बातों में से कोई एक बात में मसला हो। याद करें 700 के सबसे शुरू में हमने कहा था कि साफ ओपिनियन देनी है, 2 अहम बातें हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया हो और मटेरियल स्टेटमेंट कोई ना हो, या अनकरेक्टेड स्टेटमेंट मिला के मटेरियल ना हो। सादा तर्जुमा करूं तो मटेरियल स्टेटमेंट ना हो, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया हो। तो जहां इन 2 में से एक भी चीज खराब हो जाए आपको ओपिनियन खराब करनी पड़ेगी। ये नहीं इसका मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन या तो मटेरियल में स्टेटमेंट की वजह से हो सकती है, या इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसका सादा नाम है स्कोप लिमिटेशन। डन। अगर तो मिस स्टेटमेंट इनमटेरियल लेवल की हो तो यहां नहीं हम साफ ओपिनियन देंगे। अगर अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट्स इमटेरियल हैं तो हम साफ ओपिनियन देंगे। यहां कब आएंगे? कम से कम। इसका मतलब है इस स्टैंडर्ड में उतरना ही तब है जब कम से कम एक मटेरियल इशू आपके सामने आए। अब मटेरियल में स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा? फाइनेंशियल्स में गड़बड़, फाइनेंशियल्स में ठीक नहीं बना। फाइनेंशियल में 2 ही तो चीजें होती हैं, या पॉलिसी होती है या डिस्क्लोजर होते हैं। तो पॉलिसी गलत सिलेक्ट कर दी तो भी मसला, पॉलिसी गलत अप्लाई कर दी तो भी मसला, डिस्क्लोजर गलत बना दिया तो भी मसला। डिस्क्लोजर में क्या गड़बड़ हो सकती है? डिस्क्लोजर पूरे नहीं डाले, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं हुई, डिस्क्लोजर में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी, जिस डिस्क्लोजर में झूठे जुमले बोले, तो मटेरियल में स्टेटमेंट हो जाएगी। तो मटेरियल में स्टेटमेंट का आसान मतलब जब अकाउंट्स में कोई भी गड़बड़ की जाए, अकाउंट्स सही ट्रू एंड फेयर वैल्यू पे ना आ रहे हो, तो हम कहेंगे वहां पे मटेरियल में स्टेटमेंट। जब मटेरियल में स्टेटमेंट मटेरियल लेवल की होगी, कम से कम मटेरियल, एक मटेरियल से भी बड़ा लेवल होता है, जब कम से कम मटेरियल लेवल की होगी तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। मैं अक्सर इसको एग्जांपल देने के लिए समझाता हूं। एक कंपनी जिसके अंदर फर्ज करें 100 मिलियन के एसेट्स हैं, और 100 मिलियन के एसेट्स में से उनके 11 मिलियन की इन्वेंट्री है जो लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे नहीं रिकॉर्ड हुई हुई। 89 मिलियन के एसेट ठीक है, लेकिन 11 मिलियन कम तो नहीं है, मटेरियल तो है, एक रीजनेबली नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में ओपिनियन के साथ क्या किया जाए? 89 मिलियन के एसेट्स के ऊपर मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन 11 मिलियन के ऊपर रिजर्वेशन है। अब अगर मैं कह दूं आपके अकाउंट गलत बने हुए हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, और अगर मैं कह दूं आपके अकाउंट सही बने हुए हैं ये भी अच्छी बात नहीं है। मैं दूंगा क्वालिफाइड ओपिनियन। मैं बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में जाके, बेसिस फॉर ओपिनियन में जाके एक्सप्लेन कर दूंगा ये लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी वाला मसला, और मैं इन्वेंट्री का इशू बताऊंगा और कहूंगा ये 11 मिलियन का इशू है, और ओपिनियन में दे दूंगा क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर दिस इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर। बात समझ आई? तो इसका मतलब मटेरियल में स्टेटमेंट अगर बड़े लेवल की है तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा जिसके अल्फाज होंगे एक्सेप्ट फॉर दिस इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर। डन। अगर परवेसिव लेवल का मसला होगा, इसको परवेसिव भी बोलते हैं और इसको मटेरियल एंड परवेसिव भी बोलते हैं। अब परवेसिव कहते हैं इतनी बड़ी मटेरियल चीज को जो पूरे फाइनेंशियल्स पे छा जाए। अगर किसी एक एरिया की हो तो वो एरिया बहुत बड़ा हो,
अगर किसी एरिया की नहीं है तो वो पूरे फाइनेंशियल को इम्पैक्ट कर रही हो। अगर डिस्क्लोजर है तो डिस्क्लोजर भी यूजर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इतना बड़ा कोई इशू हो जो पूरे फाइनेंशियल्स पे छा जाए, जिसके बाद आप कहें यार बचे ही कुछ नहीं, वही 100 मिलियन के एसेट्स में इस दफा फर्ज करें 89 मिलियन के एसेट्स में उसकी रिकॉर्डिंग गलत हुई हुई है और 11 मिलियन की ठीक हुई हुई है, तो बचा क्या? अगर 100 मिलियन में से 89 मिलियन यानी कि 89% ऑफ द एसेट्स ही गलत रिपोर्ट हुए हुए हैं, तो इसमें तो ये सिर्फ मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल एंड परवेसिव है। परवेसिव मतलब बहुत मटेरियल, अखीर मटेरियल, शदीद मटेरियल। तो अगर एक चीज इतनी शदीद मटेरियल हो कि अब जो बचा है वो है ही नहीं इस काबिल कि अब आप उसको कुछ कह सकें, तो हम खतरनाक रिपोर्ट दे देंगे, एडवर्स। हम कहेंगे इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छे नहीं बने हुए, बकवास बने हुए हैं, गंदे बने हुए हैं, सही नहीं है। आप नेगेटिव ओपिनियन दे देंगे, जैसे पॉजिटिव एश्योरेंस होती थी ना, यहाँ नेगेटिव ओपिनियन हो जाएगी। बात समझ आई? हालांकि 11 मिलियन ठीक भी तो बने हुए थे, लेकिन वो जो परवेसिव है उसका इतना इंपैक्ट है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही वो खा गया। तो अगर मटेरियल इशू होगा तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर दिस इशू, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ दिस इशू, और परवेसिव है तो एडवर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। अगर मैं बात करूं इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, मुझे अगर एविडेंस ही नहीं मिला, अगेन वही एग्जांपल की बात करते हैं। 11 मिलियन की इन्वेंट्री है वो जिस गोदाम में रखी हुई है, उस गोदाम वाले शहर में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है। क्यों कर्फ्यू लगा हुआ है? एक तो कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट था, कुछ आपस में भी कुछ मसलो मसाइल शुरू हो गए, लोकल लेवल पे लड़ाइयां शुरू हो गई, और मोर ओवर सैलाब का भी खतरा है। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, इस जोन में कोई नहीं जाएगा, और उनकी इन्वेंट्री उसी जोन में पड़ी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि वो बड़े लोग हैं, मैंने उनसे कहा मैंने इन्वेंट्री देखने जाना, उन्होंने कहा ठीक है जी अपनी जमानत पे जाना तो चले जाएं, जाते हुए छतरी साथ रखिएगा अगर ऊपर से बारिश आए, कश्ती साथ रखिएगा अगर नीचे से बारिश आए, ठीक है, और जरा साथ रखिएगा, बख्तरबंद गाड़ी लेके जाइएगा अगर सामने से गोली आए। तो वो जो है ना, उन्होंने कहा जी आप अपनी हिफाजत करके जाएं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको कंपनी वाले भी अच्छे लगते हैं, ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, कोई भी मानी नहीं पकड़ी गई है। बस एक प्रॉब्लम है, 89 मिलियन के आप एसेट्स को तकरीबन वेरीफाई कर चुके हैं रीजनेबली। ये 11 मिलियन की इन्वेंट्री जो वहां पड़ी है, ये आपने आंखों से नहीं देखी। अब मैं ऐसे ये नहीं कह सकता मटेरियल में स्टेटमेंट, हो सकता है वो इन्वेंट्री वहां पड़ी हुई हो। जब 89 मिलियन ठीक है तो वो 11 मिलियन भी ठीक ही होगा। साफ ओपिनियन दे दो, डर तो है ना, और जो डर है वो मटेरियल लेवल का है। तो इस दफा अगर स्कोप लिमिटेशन मटेरियल है तो फिर ओपिनियन होगा, अभी भी क्वालिफाइड होगा, लेकिन थोड़े से अल्फाज के चेंज के साथ, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस इशू। आप बेसिस फॉर ओपिनियन में बताएंगे कि कंपनी का, इस कंपनी का फलाना जगह गोदाम था, गोदाम में ये मसला था, वहां कर्फ्यू लगा हुआ था, दफा 144 थी, गवर्नमेंट ने सख्ती की हुई थी, मैं वहां नहीं जा सका। एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इश्यूज इन दैट इन्वेंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर, सिवाय उस इन्वेंट्री में होने वाले मुमकिन इश्यूज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देयर। तो qualified opinion except for the possible effect, qualified opinion except for the effects। अगेन दोनों में फर्क है। अगर पेपर में कभी वो आपसे लिखवाने बैठे और इशू ये हो और आप वो अल्फाज लिख दें या वो इशू और ये अल्फाज लिख दें तो एग्जामिनर को थोड़ा बुरा जरूर लगेगा। ये बात समझ आई? चौथा बहुत ही खतरनाक इशू, स्कोप लिमिटेशन परवेसिव लेवल की। 89 मिलियन का डाटा जिस जगह पड़ा हुआ है आप वहां नहीं जा पाए। 11 मिलियन आपने देख लिया, सब ओके है। इन माय ओपिनियन चीजें सही हैं कहते हैं, सिवाय बस वो थोड़ा सा 89 मिलियन के इशू के, बाकी सब सही है। चलें, फाइनेंशियल्स गलत बने हुए हैं, गलत भी नहीं बने हुए, हमें भी नहीं पता। अब मैं क्या करूं? माजरत, मैं माजरत ही कर सकता हूं। इतना बड़ा इशू है तो इसमें पहले कोशिश करूं कि नहीं भाई ये स्कोप लिमिटेशन बहुत बड़ी है, इसको ठीक करो। अगर उनके कंट्रोल में है और वो ठीक नहीं कर रहे तो मैं लड़ पड़ूंगा उनसे, और अगर उनके कंट्रोल में ही नहीं है, भाई गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, अगर उनके कंट्रोल में नहीं है तो किसी तरीके से मैं देखूंगा क्या वो चीज किसी और तरीके से वेरीफाई होती है। अगर नहीं किसी तरीके से वेरीफाई हो सकती तो फिर अगली कोशिश करूंगा कि मैं ऑडिट छोड़ के भाग जाऊं, विड्रॉल, अगर प्रैक्टिकेबल या पॉसिबल हो।
समटाइम विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता, गवर्नमेंट ने मना किया होता है, सीसीपी कहता है हमारी तरफ से पॉइंट हुए खबरदार जो ऑडिट छोड़ के गए। समटाइम प्रैक्टिकेबल नहीं होता, आप इतने एंड तक पहुंच गए होते हैं ऑडिट के कि इस वक्त विड्रॉ करने से कोई खास फायदा नहीं होगा, बेहतर है आप ओपिनियन ही दे देते। तो अगर हम फंस जाए और हमें ओपिनियन देनी पड़े तो हम जो ओपिनियन देंगे वो होगी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। हम ओपिनियन ये देंगे कि हम कोई ओपिनियन नहीं देते, मेरी ओपिनियन ये है कि मेरी कोई ओपिनियन ही नहीं है, मेरा ख्याल ये है कि मैं कोई ख्याल का इजहार कर ही नहीं सकता। तो आप तकरीबन माजरत कर लेंगे, आप कहेंगे ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इशू, इतना बड़ा इशू है, अब मैंने चूंकि उस लेवल का डाटा देखा ही नहीं कि मैं एक सही ओपिनियन तक पहुंच सकूं, तो भाईजान बहुत माजरत, मैं किसी भी किस्म की ओपिनियन नहीं दे सकता। क्या बात समझ आई? ये 4 तरह की चीजें, आगे आपकी सजा खत्म हो जाएगी, मैं थोड़ा सा साफ सुथरी इंग्लिश में भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल ये यहां तक मैप समझ आ गया। अब आते हैं यहाँ, अजम्पशन ये है कि मैं अपनी रिपोर्ट में ओपिनियन नहीं बदल रहा, कुछ और बदल रहा हूं। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, अब सवाल ये है कि अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा तो की ऑडिट मैटर आएगा? अभी तो मैं उस गहराई में उतरा ही नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो बहरहाल चूंकि आपने सवाल पूछ लिया तो एक्सप्रेसली स्टैंडर्ड ने मना कर दिया कि दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, लेकिन ये सिर्फ 2 चीजें नहीं है, मैं की ऑडिट मैटर को इन सबके साथ रिलेट करके बताऊंगा कि अगर की ऑडिट मैटर भी हो और ये भी हो, वो उधर उस चैप्टर में मैंने एक आध टेबल मिस किया था कि अभी नहीं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। जब ये समझ आ जाएगा, आपने एक दफा याद कराना है कि सर की ऑडिट मैटर के साथ सबको रिलेट कर दें, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इन सबको रिलेट कर दूंगा, ठीक। क्योंकि अभी मैंने इनकी प्रेजेंटेशन भी नहीं बताई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। क्लियर? अदर मॉडिफिकेशन, विदाउट मॉडिफाइंग ओपिनियन हम अपने यूजर को कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं, एंड विच इज नॉट कैम। कैम नहीं है, कैम से हट के हम कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हैं। क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं? उन्होंने अकाउंट्स में एक चीज लिखी है और मैं चाहता हूं कि तमाम यूजर अकाउंट्स का वो वाला पैरा तो लाजमी पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल, एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं थी, मैंने कहा ये बात अपने अकाउंट्स में खुल के लिखो और अपने अकाउंट्स डिफरेंट तरीके से बनाओ, उन्होंने खुल के लिख भी दिया। अब मेरा दिल करता है कि इतना अहम डिस्क्लोजर है कि सारे लोगों की तवज्जो जाए, तो मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ। समटाइम कोई बड़े लेवल का सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ होता है, समटाइम कोई बड़ा डिजास्टर, कोई तबाही हुई होती है, तो ऐसे में मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि ईयर एंड के बाद आपकी एक बिल्डिंग जल गई, आपके एसेट्स का 40% जल गया। कब जला? ईयर एंड के बाद। तो ईयर एंड पे जो आपके एसेट्स नजर आ रहे थे वो नजर आ रहे थे 500 मिलियन के, और उन 500 मिलियन में से 200 मिलियन की बिल्डिंग जल चुकी है। लेकिन कब जली? ईयर एंड के बाद। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्लोजिंग बैलेंस एज एट 30 जून पे तो आपके पास 500 मिलियन के एसेट्स हैं। आप तड़प के मैनेजमेंट के पास गए, आपने कहा ये देखो 200 मिलियन की तुम्हारी बिल्डिंग चल गई। उन्होंने कहा यार 4 जुलाई को चली है, क्या बात करते हो, अकाउंट खराब तो नहीं करेंगे आपके कहने पे? आप सोचेंगे, फिर आपको एक और स्टैंडर्ड याद आएगा, IAS 10। IAS 10 कहता है कि रिपोर्टिंग डेट के बाद कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनकी निशानियां पहले से होती हैं, कुछ की नहीं होती। इसकी तो निशानी भी पहले से नहीं थी, फिर भी IAS 10 कहता है भाई कुछ ना करो, कम से कम अंग्रेजी में लिखी दो, डिस्क्लोज कर दो, मत करो फाइनेंशियल का फेस 500 मिलियन को कम करके 300 मिलियन पे मत लेके जाओ। बट एक पैराग्राफ लिख के बता तो सकते हो ना कि ईयर एंड के 4 दिन बाद बिल्डिंग जल गई है जिसकी वजह से 200 मिलियन का नुकसान हो गया। तो एज एट वाली बात भी सच्ची हो जाएगी कि हमने जून 30 पे 500 मिलियन दिखाया, और जो यूजर को हम बताना चाह रहे हैं हमने वो भी बता दिया। मैनेजमेंट को आपने कहा नोट डाल दो, उन्होंने कहा मसला कोई नहीं, नोट नंबर 37.4 में लिख दिया। अब यूजर कितना को पढ़ा लिखा है, यूजर कितना को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है। अब अगेन इधर टाइम नहीं है, लेकिन रेगुलर क्लास में मैं अक्सर ये तजर्बा करता हूँ कि मैं पूछूं कि कितने लोगों ने लिस्टेड कंपनी के पूरे फाइनेंशियल शुरू से लेके आखिरी नोट तक डिटेल से पढ़े हुए। तो कोई हाथ नहीं खड़ा करता। फिर मैं कहता हूँ शायद थोड़ा बहुत सरसरी पढ़ा है, तो 1-2 बंदे हाथ खड़े कर लेते हैं। तो आप जैसा पढ़ा लिखा यूजर अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शुरू से एंड तक नहीं पढ़ रहा, तो जो नॉर्मल लोग हैं, आप तो पढ़े लिखे यूजर है ना, तो जो आम आदमी है, ठीक है, पता लगे आपके यहाँ सबने 2 कैटेगरी बना दी, पढ़े लिखे ऑडिटर्स और आम इंसान, तो वो तो नहीं पढ़ेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा पहले 2 सफ़े देख लेंगे, ज्यादा आगे जाएंगे नॉन करंट एसेट का स्केड्यूल देखेंगे, उससे बड़ा मेस्पराइज हो जाएंगे, यार अकाउंटेंट बड़ी मेहनत करते हैं, और खत्म कहानी। नोट नंबर 37.4 तक तो नहीं पहुंचने वाला कोई। तो आपने क्लाइंट से कहा बहुत जरूरी नोट है डाल दो, उन्होंने डाल भी दिया।
लेकिन वो नोट डालने के बाद भी मेरे अंदर का जमीर मुझे मलामत कर रहा है कि यार तो इन्होंने लिख तो दिया है, शायद ही कोई यूजर वहां तक पहुंचे। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल दूंगा। मैं अपनी रिपोर्ट में एक पोर्शन डाल दूंगा जिसका नाम होगा एम्फेसिस ऑफ मैटर। मैं उन्हें कहूंगा वी ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स नोट नंबर 37.4 जहां बिल्डिंग के ईयर एंड के बाद जलने का तस्करा है, और भाग जाऊंगा। छोड़ी छोड़ी, टीजर दिया, ट्रेलर जारी किया, झूठ भी कोई नहीं बोला, इल्जाम भी कोई नहीं लगाया, अकाउंट्स में ही लिखी हुई, उन्हीं के अकाउंट्स में उन्हीं की लिखी हुई चीज की तरफ बस लोगों का सफर आसान कर दिया। अब किसी यूजर ने कुछ भी पढ़ना था या नहीं पढ़ना था, नोट नंबर 37.4 पढ़ेगा तो मेरी रूह को शांति मिल जाएगी, ऐसा लगेगा कि जीने का मकसद पूरा हो गया। अब इस पे वो ये भी नहीं कह सकते ये क्या कर दिया, रिपोर्ट खराब कर दी, क्या मैंने ओपिनियन खराब किए, क्या मैंने कहा ये गंदे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छा करते हैं। वो अच्छाई दिखाने के लिए मैं अपने यूजर को एक हाइपरलिंक लगा दिया कि 37.4 देख लो। तो ये कहलाता है एम्फेसिस ऑफ मैटर। यूजर कंफ्यूज ना हो जाए, ये जुमला लिखने के बाद फुल स्टॉप डालेंगे और आगे एक जुमला लिखेंगे, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। इस मैटर पे हरगिज हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। तो यहां से एक बात तय हो जाती है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर आप उस चीज पे डालेंगे जो सही चीज है। खराब चीज होगी तो यहां लेके नहीं आएंगे, वो 705 में लेके जाएंगे। इसका मतलब एम्फेसिस ऑफ मैटर कब आएगा, जब एक अकाउंटिंग का इशू मैनेजमेंट वालों ने सही तरीके से अकाउंट्स में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दिया होगा, तो सिर्फ उनके डिस्क्लोजर को हाईलाइट करना है, कोई स्पेसिफिक लंबी चौड़ी वर्डिंग नहीं है। वी ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स वो नोट, इस चीज का जिक्र, और मैंने ओपिनियन खराब नहीं किया, और वापसी, इतना सा पैरा। क्या फर्क होगा? जी अच्छी चीजों के लिए होता है और ये भी अच्छी चीजें, ये भी इंडिया में फर्क। इन्होंने कहा कि जी अब फिर कैम के साथ क्या वो आएगा। अब आप ये देखिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं कैम अचानक से आ जाता है बीच में। वो पीछे वो भाई भी परेशान हो गए कि जी कैम के साथ डिस्क्लेमर का क्या बनेगा, ये बहन भी परेशान हो गई कि फिर कैम और इसमें क्या हुआ है। तो एक काम करते हैं, सारा मैप खत्म होने के बाद एक दफा कैम पकड़ के इन 6 के 6 के साथ उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, मसला ही हल हो जाएगा। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ समझ आया। एम्फेसिस ऑफ मैटर में आपने क्या किया, उन्हीं के बनाए हुए अकाउंट्स में उन्हीं के लिखे हुए डिस्क्लोजर को सिर्फ 3-4 लाइनों में रेफर कर दिया। इसी जुमले में बहुत कुछ है आपके लिए। की ऑडिट मैटर में तो मैंने पूरा पता नहीं 1.5-2 सफे की कहानियां बता दी थी। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया। खैर एक दफा एंड पे ना की ऑडिट मैटर को इन सबसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अगर इनकी मौजूदगी में आए तो क्या करेंगे, इनकी गैर मौजूदगी में आए तो क्या करेंगे। घबराए तो नहीं बैठे, मैप समझ आ जाएगा, एंड पे इंग्लिश तो सिर्फ देखने वाली होगी। एम्फेसिस ऑफ मैटर समझ आया, कब आएगा, एक चीज अकाउंट्स में है, सच्चे तरीके से कुछ गलत नहीं किया, अहम चीज है, मुझे लगता है कि मिस ना हो जाए, तो मैंने एक एक्स्ट्रा पैरा ऐड कर दिया। चूंकि मैं इस फॉर्मेट की खिलाफ वर्जी कर चुका हूं तो अब मेरी रिपोर्ट मॉडिफाई जरूर हो चुकी है, लेकिन ये क्यूट मॉडिफिकेशन है, साफ मॉडिफिकेशन है, गंदी मॉडिफिकेशन नहीं है। क्लियर? सम टाइम मुझे अकाउंट्स में ही मुझे अपने ऑडिट के बारे में कुछ हाईलाइट करना होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईलाइट करनी होती है, अपने बारे में कुछ बताना होता है, अपनी रिपोर्ट के बारे में बताना होता है, अपने यूजर्स को थोड़ा सा और एतमाद लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने कहा डिस्क्लेमर वाली जगह पे कि डिस्क्लेमर बात की बात है, पहले कोशिश करो ऑडिट से भाग जाओ। क्यों? यूजर कहेगा इस ऑडिटर ने एंड पे आके इससे एक ही काम हमने कहा था, ओपिनियन चाहिए, और पूरा ऑडिट करके पैसे खा के, हर दिन खाना खा के, फीस लेके, और आखिरी दिन इसने एक ही हरकत की कि मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, तो बुरा लगेगा। क्यों नहीं भाग पाया था ऑडिटर? लॉ ने रोक दिया था या प्रैक्टिकल नहीं था। अब ये ऑडिटर को तो पता है, यूजर को तो नहीं पता। यूजर तो उठ के यही कहते यार कितना गलत नॉन प्रोफेशनल ऑडिटर था, इसको पता लग गया था, छोड़ के चला जाता, क्यों नहीं उसने छोड़ा। तो अब अदर मैटर में आप उन्हें बताएंगे भाईजान मुझे एससीसीपी ने बकायदा कानूनन मना किया था, सिचुएशन वो थी जिसमें मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ता, वो विड्रॉ करना पड़ता, लेकिन चूंकि मुझे लॉ ने मना कर दिया तो मजबूरन मैंने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है। तो अगर आप अपने बारे में कुछ भी बताना चाह रहे हैं, पिछले साल का ऑडिट आपने नहीं किया, इस साल का आपने ऑडिट किया, तो आप अपने यूजर को अलर्ट जारी करना चाह रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस पे ज्यादा भरोसा मत करना, मैंने क्लोजिंग बैलेंसेस का ऑडिट किया है।
आप अपनी कोई और क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, आपकी रिपोर्ट 2-3 अलग अलग जबानों में आप अपनी अदर मैटर में बता दें कि ये रिपोर्ट मैंने 2 और जबानों में भी शाया की है। आप कोई खास किस्म को ऑडिट कर रहे हैं और आपका यूजर खास किस्म का, आपने सिर्फ एससीसीपी को रिपोर्ट भेजनी है। वो रिपोर्ट किसके नाम पे होगी? एससीसीपी। जब उसमें बड़ा बड़ा करके लिखा होगा ये एससीसीपी के नाम पे है, तो क्या आम यूजर उसको देख के उससे को मतलब निकालेंगे? हाँ, क्योंकि आम यूजर कौन है? आम यूजर आईकैप मेंबर को एक मेल करता है और कहता है हम यूं सोच रहे हैं कि नई स्कीम इस तरह से लेके आए और उसमें हम ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, अभी ये हमारी तुम्हारी बात है, तुम जरा इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दो। आईकैप पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भेजते हैं हम मेंबर्स को कि जी आप इस पे कोई कमेंट्री करना चाहें तो कर दें। मेंबर अपने किसी टीम मेंबर से शेयर करता है कि यार ये देखो आईकैप में ये चल रहा है। टीम मेंबर होता है सीए का बच्चा, वो उसकी तस्वीरें लेके लगा देता है फेसबुक पे, पीडीएफ लगा देता है, उस पे लिखा होता है वो पॉलिसी जो ड्राफ्ट हालत में है मेंबर्स को भेजी गई ताकि उनके कमेंट्स आ सके, और लोग ओपिनियन बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। मैं इस दफा इतने पेपर उठाऊंगा, मैं उस तरह से वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। पिछले 3 दिन में कम से कम 70-80 मेल सिर्फ इस पे आई है कि सर अब तो नई स्कीम आ गई है। पता नहीं कब आई, मुझे भी नहीं पता लगा। आ गई होगी फिर, ये आ गई है। उन्होंने कहा जी आपको नहीं पता, चेयरमैन एट कॉम ने कह दिया है। मैंने कहा भाई वो भाई साहब ने 5 दफा कह दिया है पिछले 1.5 साल में। तो जब आनी होगी आईकैप तसल्ली से वेबसाइट पे बता देगा, खुद ही बता देगा भाई आ गई है। तो एक चीज आने से पहले, अब वही वाली बात है, किसने किससे क्या कम्युनिकेशन की और उसमें एक बंदा अचानक से वो इंफॉर्मेशन पकड़ता है और अपना मतलब निकाल लेता है। तो कितना मजा है कि वो जो स्कीम का डॉक्यूमेंट हो उसके साथ एक और कागज हो जिसपे लिखो ध्यान से पढ़ें, और उस पे लिखो खुदा का खौफ करो तुम लोगों के लिए नहीं है। पेपर पढ़ो सुकून से, आज की बात ही नहीं हो रही, 4 महीने की बात की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की कोई बात हो तो अदर मैटर बेसिकली यही चीज है। आप रिपोर्ट के ऊपर लिख भी देंगे ना ऑडिट रिपोर्ट ओनली फॉर एससीसीपी, कसम है फॉर एससीसीपी, लोगों ने फिर भी पढ़ के उसके ऊपर ओपिनियन बनाना है। तो ऑडिटर अदर मैटर पैराग्राफ में रिपोर्ट चलते चलते अचानक से एक पैराग्राफ आ जाएगा, 1 मिनट भाईजान क्यों पढ़ रहे हो, एससीसीपी हो नहीं होना जाओ। तो कुछ तो करेगा ना वो बेचारा ऑडिटर, क्या करे, किस अवाम से वो उसका पाला पड़ा है जिनको समझ नहीं आती। तो उसको उनको बार बार हाईलाइट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये ऐसे है ये ऐसे है। तो अगर आपकी रिपोर्ट का एड्रेस ही कुछ खास लोग हैं और लोग फिर भी आपको लग रहा है कि खाम खाना पढ़ना शुरू कर दें, आप अदर मैटर में तसल्ली से बात बता दो। अगर आप लिख देंगे ना ऑडिटर रिपोर्ट फॉर एससीसीपी और आगे, तो लोग इतनी सी लाइन को इग्नोर कर देंगे। अगर लिखो ऑडिटर रिपोर्ट टू एससीसीपी और नीचे इतना मोटा पैराग्राफ लिखो कि ऊपर लिखे गए जुमले का मतलब ये कि एससीसीपी के फलाना एसआरओ के तहत एससीसीपी के बताए गए इस वाले फ्रेमवर्क के मुताबिक यूं ऑडिट हुआ है, जो कि सिर्फ एससीसीपी के लिए काबिल कबल है। बाकी लोग जितने भी हैं जब इसको देखेंगे तो इससे कोई भी ओपिनियन अगर ड्रॉ करेंगे तो वो टोटल ही उनका अपना नुकसान होगा, क्योंकि ये नॉर्मल फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी ही नहीं। जब आप इतना खुल के बता देंगे तो यूजर सुपर अलर्ट हो जाएगा। और इन यूजर्स का कौन है वाली वारिस, इन यूजर का कौन दुखियारा है? ऑडिटर। मैनेजमेंट वाले तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, वो तो चाहेंगे दो क्यों। ऑडिटर चाहता है कि मेरे यूजर के साथ बुरा ना हो, तो जब भी उसने अपनी ऑडिट के बारे में, अपनी ऑडिट ओपिनियन के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ भी हाईलाइट करना है, वो एक मैटर, एक पैरा यूज कर सकता है जिसका नाम है अदर मैटर, और वो उसमें सारी चीज एक्सप्लेन कर सकता है। क्या ये सारी बात समझ आई? अब चूंकि जब मैप पे ही सारा डिस्कस हो रहा है तो अब जरा की ऑडिट मैटर को भी इनके साथ देख लेते हैं, वो भाई कुछ कहना चाहते हैं। जो हमने मॉडिफाइड में एडवर्स ओपिनियन दिया था ये वाला, ठीक है, इसमें भी एक्सट्रीम केस देखा था और इसमें भी एक्सट्रीम केस देखा था, बिल्कुल सही है। अगर दरमियाने लेवल का इशू है तो ये रहा क्वालिफाइड। 3 इशू है, हल्का इशू इमैटेरियल इशू वहां चला गया, दरमियाना इशू मटेरियल यहां आ गया और यहां आ गया, बड़ा इशू यहां आ गया और यहां आ गया। तो बिल्कुल हल्का इशू इमैटेरियल है 700 के मुताबिक, बहुत तगड़ा इशू ये 2 बड़े केसेस है परवेसिव, और दरमियाना जैसे आप कह रहे हैं मैं उसे मटेरियल कह रहा हूं। इन्होंने क्या कि ये 50% से ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली जो सुन के आपको बड़ी दुख होगा, बड़ा गम होगा कि स्टैंडर्ड ने परसेंटेज नहीं बताई।
जजमेंट सर, ये जजमेंट पे है। कभी बहुत बड़ी बड़ी चीज भी इमेटीरियल हो जाती है, कभी छोटी छोटी चीज पर वैसे हो जाती है। आपकी बात पे अब मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। ये किस्सा रेगुलर क्लास में मिस हो गया था। मैं टीएलटी रेगुलर क्लास में मैंने वो 225 मिलियन वाली बात तो बताई थी कि एक ऑडिट क्लाइंट था, वहां पे एक 225 मिलियन का इशू मिला था और हमारे सीनियर मैनेजर का मानना था कि इमेटीरियल इशू है, साइड पे कर दो इसे। 225 मिलियन। फिर मैंने रेगुलर क्लास में बताया था कि उस एंटिटी के फाइनेंशियल्स कितने बड़े थे कि उसके बाद वो चीज वाकई इतनी छोटी थी। लेकिन कभी कभी एक बहुत छोटी चीज भी परवेसिव हो जाती है। हम लोग, हमारी फर्म एक इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट करने गई। इंश्योरेंस कंपनी का जब ऑडिट करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को ना मैंडेटरी अपनी बहुत सारी रिटर्न्स भेजनी होती हैं एससीसीपी को। तो इंश्योरेंस कंपनी वो रिटर्न्स एक सॉफ्टवेयर से निकालती थी, उससे प्रिंट निकालते थे और फिजिकल में उसको एससीसीपी को जमा करा देते थे। एक दफा टीम का एक जूनियर गया और उसने कहा कि मुझे इस लेजर का प्रिंट देते हैं। उन्होंने प्रिंट दिया, उसने प्रिंट लेके आया तो एकदम से उसको कुछ ख्याल आया। उसने गौर से उसे देखा, कहता जरा लेजर सॉफ्ट में दिखाएं। सॉफ्ट में लेजर देखा, फिर प्रिंट को देखा, 25 पैसे का डिफरेंस। एक ऐसा कस्टमर था जिसने अपनी सारी चीजें क्लियर करा दी थी और एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एज पर लेजर उसका 1 रुपए का बैलेंस था। लेकिन जो प्रिंट था इसमें 1 रुपया 25 पैसे आ रहे थे। इसने कहा जी ये राउंडिंग अनराउंडिंग का मसला तो नहीं, तो देखा तो सॉफ्टवेयर में 1.00 आ रहा था। फिर इसने पिछली 25 ट्रांजैक्शन देखी तो वो सारी ट्रांजैक्शन में कहीं कोई डेसिमल नहीं था, सब सीधी सीधी कवर होके हो रही थी। तो ये इम्पॉसिबल सी बात थी कि एक ऐसा लेजर जिसमें कभी भी पॉइंट्स के बाद कोई चीज एंटर नहीं हुई, फर्स्ट करें 2 लाख आया और 2 लाख निकल गया, या 2 लाख आया और 1,99,999 निकल गया, लेकिन कभी भी 25 पैसे की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। उसने अपने सीनियर को बताया कि जी अजीब सा इशू है, सामने लेजर में लिखा हुआ 1 रुपया आ रहा है, जब प्रिंट निकालते हैं तो कागज पे आता है। अच्छा, एससीसीपी को प्रिंट निकाल के भेजना होता था। ये बड़े परेशान हुए, क्लाइंट से कहा ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा जी हमें भी नहीं समझ आ रहा, सामने जो लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कोई और गड़बड़ तो नहीं है, कौन कौन है सॉफ्टवेयर को डील करता है। उन्होंने कहा जी ये सॉफ्टवेयर तो बड़ा जबरदस्त कंट्रोल्ड है। कंपनी के बड़ों को बुलाया, आईटी वालों को बुलाया। उन्होंने कहा ये एक नामुमकिन सी बात है कि सामने जो दिख रहा है प्रिंट में वो क्यों 25 पैसे ज्यादा आ रहा है, ये प्रिंटर अपनी तरफ से 25 पैसे कौन से डाल रहा है। सॉफ्टवेयर वाली कंपनी को बुलाया जिसने सॉफ्टवेयर लगा के दिया था। उसने उसके सारे एल्गोरिथम चेक कर लिए। उन्होंने कहा अंदर कहीं भी ये 25 पैसा सॉफ्ट में नहीं है, ये सॉफ्टवेयर प्रिंट करते हुए पता नहीं कहां से 25 पैसे लेके आ रहा है। उसके सारे टूल, सारे एसओपी सब कुछ देख डाला, फिर से प्रिंट निकाला, फिर से 25 पैसे का डिफरेंस। अब डाउट हुआ तो वो डाउट उसने मैनेजर को रिपोर्ट किया। उसने कहा जी ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। मैनेजर ने क्या किया, कुछ और एरियाज के रैंडमली कुछ प्रिंट इसी तरह से निकाले कि आंखों से पहले लेजर देखा और फिर प्रिंट निकलवाया। जब प्रिंट निकलवाया और सामने देखा तो दोनों में डिफरेंस। तो वो 25 पैसे बेसिकली वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ के कुछ बहुत ही भयानक सी गलती हो रही है, कुछ भयानक सी मिस स्टेटमेंट है या गड़बड़ है जो सॉफ्टवेयर के अंदर हो रही है। और इस सॉफ्टवेयर से जो प्रिंट निकलेंगे वो एससीसीपी को जाएंगे। ये 25 पैसे तो नजर आ गए, पता नहीं 2-3 करोड़ तो नजर भी नहीं आएंगे। पता नहीं कहां क्या क्या होगा। मैनेजर खातून थी, जज्बाती हो गई। उन्होंने कहा जी अब तो क्वालिफाइड ओपिनियन डलेगी। क्लाइंट के पांव से जमीन निकल गई। इंश्योरेंस क्लाइंट था, बड़ा मशहूर क्लाइंट था, नाम नहीं ले सकता, बड़ा वन ऑफ द वेरी फेमस इंश्योरेंस क्लाइंट। उन्होंने जनाब फर्म वालों से रब्ता किया कि जी सीनियर मैनेजर को भेजे, ये जो असिस्टेंट मैनेजर है ये थोड़ी सी अभी नई है, जज्बाती है, तो ग्राउंड रियलिटी इसका अंदाजा नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है कि 25 पैसे के ऊपर रिपोर्ट क्वालिफाई हो जाए। सीनियर मैनेजर ने आके देखा, उसने कहा जी ये बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें रिपोर्ट खराब करनी पड़ेगी। उसने कहा इनमें से किसी का भी स्टेक नहीं है तो नौकरियों पे असल तो है पार्टनर जिसको इस ऑडिट से पैसे आते हैं। उसने जनाब पार्टनर को बुलाया क्लाइंट ने कि यार देखो तुम्हारी टीम बहुत ही अजीब सी बातें कर रही है, 25 पैसे का इशू निकला है जिसके बाद कुछ और इश्यूज भी निकले हैं, लेकिन ये एक ग्लिच है, इसकी बेस पर रिपोर्ट खराब करना तो सही नहीं बनता। तो पार्टनर ने इशू देखा तो उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि मेरी टीम गलत ट्रीटमेंट बता रही है, ये क्वालिफाइड नहीं परवेसिव इशू है। हम
अगर मिल जाए मसले तो एडवर्स ओपिनियन दे देंगे और ना मिले तो डिस्क्लेमर देंगे। तो 25 पैसे भी कभी कभी परवेसिव हो जाते हैं, इसलिए कि आपका भरोसा ही खत्म हो गया, सॉफ्टवेयर से भरोसा खत्म हो गया। जो आंखों पे दिखाता है कुछ और प्रिंट निकलता है कुछ और। एंट्रियों में जाके देखें तो 25 पैसे है ही नहीं, और असल में जब प्रिंट निकल रहा है तो कुछ और है। अब प्रिंट करते हुए उसके एल्गोरिदम में पता नहीं किसने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसा क्या किया है कि जो है वो प्रिंट में कुछ और दिखा रहा है। और दुख की बात यह है कि वही प्रिंट्स एससीसीपी को जाने हैं जिसमें इनकी एनुअल रिपोर्टिंग होनी है। तो एससीसीपी को जाने वाली इंफॉर्मेशन तो तकरीबन मिसस्टेटेड हो गई सारी। तो कभी कभी 25 पैसे पर वैसे हो जाते हैं और कभी 225 मिलियन इमटेरियल हो जाते हैं। तो कोई परसेंटेज नहीं डिफाइंड, कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ये जजमेंट होती है ऑडिटर की अबाउट मटेरियलिटी। चैप्टर 3 में जाएंगे तो थोड़ा सा इसके ऊपर और बात करेंगे, लेकिन समटाइम यूजर की नॉलेज में एक चीज आना या मामले की हसासियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कोई मेरे पास सिंगल परसेंटेज नहीं है कि मैं कहूँ जी इतने परसेंट सुपर मटेरियल होता है, इतने परसेंट सुपर परवेसिव होता है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ रूल ऑफ थंब लगाते हैं, कुछ अंदाजे लगाते हैं। दुनिया में कुछ जगह पे लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि भी प्रॉफिट का 10% ले लो मटेरियल है, प्रॉफिट का 50% सुपर परवेसिव है। तो एसेट्स में वो कहते हैं कि 1% से 5% मटेरियल है, और एसेट्स में अगर 20% को टच कर जाए तो फिर बहुत ही परवेसिव है। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कोई सिंगल परसेंटेज नहीं बताई कि दिस इज मटेरियल या दिस इज परवेसिव। तो ये ऑडिटर की जजमेंट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि आपको भी एज मिल गया कि पेपर में आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि आप एक परफेक्ट बात करें कि ये चीज मटेरियल है या परवेसिव है। हाँ, जब आप परफेक्ट बात नहीं कर सकते, पेपर में सवाल सॉल्व करना है, तो फिर आप उसे लिखेंगे कैसे? सारी बातें मैंने थोड़ी बतानी है, कुछ बातें ड्राफ्टिंग में भी तो नहीं है। तो वहां पे हम ड्राफ्ट करते हुए इसके बारे में शुरू में और एंड पे एक पॉइंट बना लेते हैं, मटेरियलिटी के शुरू में एक पोर्शन बना लेते हैं, लेकिन मटेरियलिटी की परसेंटेज डिफाइन नहीं है। फिर क्या होता है, आप टोटका लगाते हैं। आप क्या करते हैं, 6-7 पास पेपर के सवाल हाथ से किए और रफली अंदाजा लगा दिया कि भाई प्रॉफिट का जब भी 10% से ऊपर होता है, ये जज्बाती होकर उसे मटेरियल कह देते हैं। जब प्रॉफिट का आधे से ज्यादा का इशू होता है, ये लोगों से परवेसिव कह देते हैं। तो अगेन इसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। कोई परसेंटेज ना स्टैंडर्ड ने बताई है ना मटेरियलिटी के स्टैंडर्ड ने बताई है। आइए अपने हमारे लिए थोड़ा सा सहूलत ये की कि चैप्टर 3 में मटेरियलिटी के स्टैंडर्ड में ना एक टेबल पेस्ट कर दिया कि दुनिया में कॉमनली कौन सी तरह की एंटिटी के कौन से एरिया की नॉर्मली कौन सी परसेंटेज को हम मटेरियल कह देते हैं। परवेसिव की 3 ही निशानियां स्टैंडर्ड की, वो जो किसी एक अकेले पे मुहित ना किया जा सके, यानी कि जो पूरे फाइनेंशियल्स पे छा जाए। नंबर 2, अगर किसी एक एरिया पे हो तो वो सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल्स का। नंबर 3, अगर वो कोई डिस्क्लोजर हो तो यूजर्स के लिए वो डिस्क्लोजर बहुत फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग रखता हो। पूरे फाइनेंशियल सही हैं 70 सफे के, एक लाइन जिसमें कंपनी का नाम लिखना था ना वो गलत था। क्या कहेंगे? 70 सफे पे लिखे हुए सैकड़ों हजारों अक्षर सही हैं, और वो बस एक सफे पे लिखा हुआ एक लाइन का नाम गलत है। तो इसका मतलब है कि आपको समझ आ गया कि भाई कुछ चीजें जरूरी नहीं कि वो मैथमेटिकली मटेरियल या परवेसिव हो, उसकी नेचर ऐसी है कि वो यूजर्स के लिए बड़ा जरूरी था वो नोट की ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है। अगर कंपनी का नाम नहीं लिखा तो फिर ये हम जो कागज पढ़ रहे हैं ये पता नहीं कौन सी चीज है, ये कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल है। डन? गलत दिन गलत डिस्कशन छिड़ गई कि मटेरियलिटी के स्टैंडर्ड में छिड़नी चाहिए थी। खैर वापस इधर आते हैं, ये बातें यहां तक समझ आई की ऑडिट मैटर कैसे। जी आखिरी सवाल। जी अगर मैनेजमेंट मटेरियल स्टेटमेंट को ठीक कर दे तो क्या होगा, हम उनको जफ्फी डालेंगे, हम बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे और अब मुझे इधर नहीं आना। क्यों? मटेरियल स्टेटमेंट खत्म हो चुकी हुई है। हाँ बस ये जरूर देख लूंगा कि वो इशू कैसा था, उस पे टाइम कितना लगा, क्या मुझे की ऑडिट मैटर में उस इशू का जिक्र करना चाहिए या नहीं। जी की ऑडिट मैटर सिर्फ लिस्टेड कंपनी में होता है या वहां जहां लॉ कह दे, तो बाकी जगह तो की ऑडिट मैटर है ही नहीं। तो अगेन मैंने ये कहा कि अगर हमें लगे तो हम कैम में डाल दें। हम तब कैम में डाल सकते हैं जब हम एलिजिबल भी हों की ऑडिट मैटर में डालने के। अदरवाइज ये कि इशू बड़ा सा आया सामने, हमने रिजॉल्व करा दिया, कहानी खत्म हो गई। कंपनी कौन सी थी? ये कॉर्नर पे जो चाय वाली दुकान थी। तो शायद उसके यूजर को इतनी परवाह ही नहीं है कि मैं वहां बहुत तसल्ली से बात करूं। तो लिस्टेड कंपनी क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनी को हजारों स्टेक होल्डर है, और जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है 5 बंदों की कंपनी होती है, 15 टोटल लोग उसे जानते होते हैं।
तो इसलिए उन्होंने की ऑडिट मैटर सब पे वाजिब नहीं किए, सिर्फ लिस्टेड पे या जहां लॉ कहते हैं, जहां लॉ को लगेगा संगीन है वहां लॉ बता देगा। नहीं जी, की ऑडिट मैटर के साथ जरा इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। अगर की ऑडिट मैटर भी हो और रिपोर्ट खराब भी हो, रिपोर्ट में दो तरह की खराबी होती है, छोटी खराबी और बड़ी खराबी। अगर छोटी खराबी है रिपोर्ट में और की ऑडिट मैटर भी है, तो आप की ऑडिट मैटर में मैटर बताने के बाद रेफर कर देंगे कि रिपोर्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, वो जाके देख लीजिए। क्योंकि की ऑडिट मैटर भी अहम मामला है और रिपोर्ट खराब हो गई, इससे ज्यादा अहम क्या मामला हो सकता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में कैम भी है और उसी रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन है या मेडिकल अनसर्टेनिटी है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी रिपोर्ट में कैम का पोर्शन बनाने के बाद उसमें हल्का सा तस्करा कर देंगे किसी मॉडिफिकेशन का। आप कहेंगे जी वो वाली मॉडिफिकेशन उस वाले पैराग्राफ में जाके पढ़ लो। कौन सा पैराग्राफ भला? बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन वाला। चेंज करते हैं, कैम नहीं है रिपोर्ट में और क्वालिफाइड इशू है, कहेंगे एक्सेप्ट फॉर वो जो क्वालिफाइड ओपिनियन वाले इशू हैं, वी हैव नो कैम टू रिपोर्ट, सिवाय उस मामले के। हालांकि वो मामला कैम नहीं है, लेकिन अगर आप ये लिख देंगे ना मेरे पास कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, तो लोग कहेंगे यार मजाक कर रहे हो, अभी थोड़े पहले लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी का जिक्र कर रहे थे, अब क्या तो मेरे पास कोई बात ही नहीं बताने को। तो अगर मेरे पास कैम नहीं है लेकिन रिपोर्ट ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी हुई है, तो मैं कहूंगा सिवाय उसके मेरे पास कोई कैम नहीं है। तो छोटे इशू समझ आ रहा है। अगर वो मटेरियल है और मेरा कैम है, तो केम के अंदर उनका हल्का सा तस्करा करके लोगों को वहां रेफर कर देंगे उसको ओरिजिनल जगह पे। और अगर केम नहीं है और क्वालिफाइड है, तो केम जहां हम लिखते हैं हमारे पास कोई केम नहीं है, वहां लिखेंगे सिवाय इस इशू के हमारे पास कोई केम नहीं है। अब बड़े इशू की तरफ आते हैं। रेफरेंस करना है कि ऑडिट मैटर के अंदर हमने वो वाला इशू नहीं बताना, ज्यादा से ज्यादा रेफर कर देंगे ताकि यूजर को पता हो कि एक साफ इशू ये बता रहा है और एक आध खराब इशू किसी और जगह पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर की ऑडिट मैटर है और साथ में हम डिस्क्लेमर भी सोच रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है खबरदार ये दोनों काम इकट्ठे नहीं करने। एक ही रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर और डिस्क्लेमर इकट्ठे आने से यूजर पागल हो जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैं क्या आपको ओपिनियन दूं, और एक तरफ आप कह रहे हैं आओ मैं तुम्हें बताऊं मुझे इतना कुछ पता है जो तुम्हें भी पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ने मना कर दिया कि डिस्क्लेमर और की ऑडिट मैटर इकट्ठे नहीं डालने। अगर डिस्क्लेमर आ गया रिपोर्ट में तो की ऑडिट मैटर को गोली मार देनी है, उसका पूरा सेक्शन ही उड़ा के साइड पे फेंक देना है। लोगों को डिस्क्लेमर से ज्यादा अहम चीज कोई नहीं है जो बताने वाली हो। अगर की ऑडिट मैटर के साथ एडवर्स ओपिनियन हो, अब क्या करें? उन्होंने कहा जी की ऑडिट मैटर को लिखते वक्त आपने लैंग्वेज पे खास फोकस करना है कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को ये हौसला दे दें कि फाइनेंशियल्स क्रेडिबल है। क्योंकि आप कह चुके हैं कि मैं फाइनेंशियल्स पे कीचड़ फेंकता हूं, ये बकवास बने हुए हैं, अच्छे नहीं बने हुए। उसी रिपोर्ट में अगर आप कैम में इतनी ज्यादा गहराई में चले जाएं कि यूजर को लगना शुरू हो जाए कि फाइनेंशियल्स तो सही हैं, तो वो गलत हो जाएगा। आपने क्रेडिबिलिटी के ऊपर से लोगों को बचाने की कोशिश करनी है। क्या ये चारों केसेस में बात समझ आ गई? अब बात करते हैं कि ऑडिट मैटर का एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर से रिलेशन। एक डिस्कशन, ये तीनों एक ही वक्त में एक ही रिपोर्ट में आ सकते हैं। अगर आ गए तो क्या करेंगे? हम देखेंगे इनमें से जो ज्यादा जरूरी है वो ऊपर दिखाएंगे, जो थोड़ा सा कम जरूरी है वो नीचे दिखाएंगे। तो दिस कैन हैपन कि एक ही रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर भी, अदर मैटर भी और एम्फेसिस भी हो। फिर आप क्या करेंगे? आप इनकी हेडिंग के आगे एलैबोरेट कर देंगे। एम्फेसिस ऑफ मैटर फॉर फलाना इशू, की ऑडिट मैटर फॉर फलाना इशू, अदर मैटर फॉर फलाना इशू, ताकि यूजर को हेडिंग बाय हेडिंग पता लग जाए कि इस वक्त जो वो पढ़ रहा है वो एम्फेसिस ऑफ मैटर है, इस वक्त जो वो पढ़ रहा है वो की ऑडिट मैटर है, और इस वक्त जो वो पढ़ रहा है वो अदर मैटर है। आप उसको सेग्रीगेट कर देंगे। अब वो अहम कीमती सवाल कि फिर कैम में और एम्फेसिस ऑफ मैटर में क्या फर्क हुआ? बहुत सारे फर्क है। एम्फेसिस ऑफ मैटर सिर्फ तब आएगा जब फाइनेंशियल्स में एक चीज प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज हुई होगी। कैम कभी भी आ सकता है, कैम का इससे ताल्लुक ही नहीं है कि वो चीज फाइनेंशियल में लाजमी डिस्क्लोज हुई हो या ना हुई हो। फिर कैम एंटिटीज में जाएगा जब एम्फेसिस ऑफ मैटर हर एंटिटी में दे सकते हैं। फिर कैम से रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होती, एम्फेसिस से रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है। फिर कैम में आप पूरी कहानी लिखते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर में सिर्फ इशारा देते हैं, वो जाके देख लो। कैम रिजॉल्व मैटर पे जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर ने
एनकाउंटर किए होते हैं उसके बारे में होता है। एम्फेसिस ऑफ मैटर फाइनेंशियल में दी गई एक चीज जिसको आप यूजर की तरफ रेफर करना चाह रहे हैं उसके बारे में होता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। इसका मतलब है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर सिर्फ एक हल्का सा हाइपर लिंक है कि लोग आपके पास आपकी रिपोर्ट पे पहुंचे, आपने लिंक लगा दिया कि क्लिक करो वहां जाके वो चीज देख लो, इससे ऊपर नहीं है एम्फेसिस ऑफ मैटर। जबकि की ऑडिट मैटर एक पूरी कहानी है। आप कह रहे हैं मैं आया था, मैंने ये सब देखा था, मैं चाहता हूं तुम सब लोगों को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दो। बात समझ आई? तो एम्फेसिस ऑफ मैटर, की ऑडिट मैटर, इन सब में इस तरह से डिफरेंसेस होते हैं। वक्त में शायद उतना दामन नहीं बचा कि हम सारी इंग्लिश पढ़ सकें। अगेन ये स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ कम है लेकिन इसमें लॉजिकल पैटर्न थोड़ा ज्यादा है। बातें हमने सारी डिस्कस की हैं सिवाय एक स्पेशल केस के। भाई की बात सुन के वो स्पेशल केस डिस्कस कर लें। आज चूंकि सवाल भी ज्यादा थे। जी जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। इन्होंने कहा टाइम पीरियड का भी डिफरेंस है। असल में 4-5 और डिफरेंस भी दिल में आ रहे थे लेकिन मैंने ब्रेक लगाई क्रैश को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सिलेबस में कहीं इनके डिफरेंसेस नहीं पूछे हुए। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टाइम पीरियड का भी डिफरेंस है। कैम सिर्फ करंट ईयर के ऑडिट में रेलेवेंट है, जबकि एम्फेसिस किसी भी पास्ट के या किसी भी सब्सिक्वेंट इवेंट के, कोई भी कंपैरेटिव पे भी हो सकता है, किसी सब्सिक्वेंट इवेंट पे भी हो सकता है। एम्फेसिस किसी भी चीज पे हो सकता है जो फाइनेंशियल में है। लेकिन जी खास बात क्या है, एक स्पेशल केस जहां स्टैंडर्ड ने हमें एक यूनिक परमिशन दी है, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज। वो ये कहते हैं कि अगर आप एक जगह ऑडिट करने गए और उस जगह पे एक चीज को देखने लगे, पता लगा इसमें अनसर्टेनिटी है, एक और चीज को देखा पता लगा जिसमें अनसर्टेनिटी है, एक और चीज को देखा पता लगा अनसर्टेनिटी है, एक एंटिटी में आपको बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज नजर आई। जब आपने गौर से देखा तो वो सारी अनसर्टेनिटीज आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रही थी। आपने कही जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बंदा आता है, वो कहता है हाँ भाई आपकी गोइंग कंसर्न को हमने चेक करना है या हमने देखना आप सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, आप ये बताएं कि आप अगले 6 महीने में कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम कहेंगे ये डिपेंड करता है आईकेप की नई स्कीम आती है नहीं आती। कहते हैं अच्छा जो पिछले बच्चे आपके जो रिसीवेबल्स में हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने पैसे पूरे नहीं दिए, क्या ये आपको पैसे दे देंगे? हमें ये भी इस पर डिपेंड करता है, अगर नई स्कीम आ गई तो दोबारा हमसे पढ़ने आ जाएंगे। अच्छा जी क्या आप एक गोइंग कंसर्न है ना जी, नई स्कीम आ गई तो हम पढ़ाते रहेंगे, नहीं आई तो वही सिलेबस है, साल से वही चले जा रहे हैं, लोग यूट्यूब से पढ़ी जा रहे हैं। अच्छा जी ये वाला मामला होगा, वो जी नई स्कीम आ जाए तो फिर। अच्छा जो आपके पास टीचर हैं कि आप कम करने के बारे में सोच रहे हैं, जी नई स्कीम ना आई तो कम करने पड़ेंगे, आ गई तो बढ़ाने पड़ जाएंगे। अब जब हर सवाल का जवाब ही नई स्कीम है, तो अगर नई स्कीम आ गई तो सारी अनसर्टेनिटी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और ना आई तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी प्लानिंग चल रही है, ऐसा क्यों कर रहे हो जी, वो नई स्कीम आने वाली है। तो एक बच्चा जिसने 3 दफा 3 पेपर दिए और तीनों दफा रह गए, वो इस दफा 4 पेपर उठा के ग्रुप ए के इसलिए दे रहा है कि नई स्कीम आने की वजह से मुझे एक नया पेपर देना पड़ जाएगा। वो ये नहीं देख रहा कि मैं अपनी कैपेसिटी अपनी प्लानिंग के हिसाब से डिसीजन लूं। वो क्या सोच रहा है, नई स्कीम अगर आ गई और उसने मुझे एक्स्ट्रा पेपर का कह दिया, भाई नई स्कीम तुम्हें बाद में एक्स्ट्रा पेपर का कहेगी, तुम ये चारों फेल कर लोगे। अपनी कैपेसिटी को तो देखो, जज्बाती मत हो। लोगों से इधर उधर से सुना के जज्बाती नहीं हो जाना कि नहीं ठीक है नई स्कीम है तो मैं नई स्कीम से पहले डाटा बचाना है, डाटा बचाने के लिए 4 पेपर इकट्ठे दे दूं। तो जब इतनी अनसर्टेनिटीज और सारी आपस में कनेक्टेड हो तो ऑडिटर डर जाएगा। जब ऑडिटर डर जाएगा तो उसको स्टैंडर्ड ने अलाउ किया हुआ है कि आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि भाई इस तरह के हालात में जहां इतनी अनसर्टेनिटीज हैं मैं कोई बात नहीं कर सकता। जैसे आईटी का एक सेक्टर हो, आप पूछें भाई क्या हालात चल रहे हैं, कहें जी बस गवर्नमेंट की एक स्कीम आने वाली है नई जिससे वो हमारे सेक्टर को बेहतर कर देंगे। आप गोइंग कंसर्न हो जी, वो स्कीम आ गई तो हम गोइंग कंसर्न होंगे। आप अपने लोन वापस कर सकोगे, हाँ जी वो स्कीम आ गई तो गवर्नमेंट हमें लोन्स भी दे देगी। हाँ जी आप अगले सेशन में सेल कर सकोगे, हाँ जी वो गवर्नमेंट की स्कीम आ गई तो हम सेल भी कर सकेंगे। जब इतनी चीजें एक चीज पे अनसर्टन हो और वो आपस में कनेक्टेड हो तो ऑडिटर क्या करे? स्टैंडर्ड ने कहा भाई डिस्क्लेमर दे दो, को इतने हालात खराब है, मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं किसी किस्म की कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। डन। तो बस थोड़ा सा दुख इस बात का है कि हम इंग्लिश नहीं देख सके और आप वो जो प्यारी वाली डायग्राम है वो नहीं देख सके, वो जो एनिमेशन के साथ होती, मेरी लिखाई देखनी पड़ गई आपको। उन्होंने कहा जी वो ग्रुप में भेज दीजिएगा, ग्रुप में एनिमेशन पता ही नहीं लगनी, वो अलग अलग स्लाइडों में पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ। चले खैर ग्रुप में तो स्लाइड्स जा रही होती है ना भाईजान, ग्रुप में जारी होती है स्लाइड हमारी। सर हमारे कहा था कि कल हमारी ड्राफ्टिंग की क्लास हुई आंसर देगी तो जस्ट दे देगा आप बताएं। ठीक है जी, ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने रिमाइंडर दे दिया। कल सामा साहब ने कहा था कि चूंकि अहम टॉपिक है तो हम जरा ज्यादा डूबते चले जाएंगे गहराई में, तो टेस्ट का टाइम चेंज हो जाएगा।
मॉर्निंग से सर कैसे अलाउ कर दीजिएगा? मॉर्निंग से लेके शाम जाने से पहले तक आप टेस्ट जमा करवा सकते हैं कल, चूंकि कल जो है वो जो ड्राफ्टिंग का सेशन है वो सर जो है वो चाहते हैं कि 705 706 पे आप लोगों को जरा सही से तकलीफ दी जाए, क्योंकि अहम एरिया है तो आपको जरा वो ड्यू केयर वाली बात है जी। उन्होंने कहा था कंफर्म नहीं है, मैं बता दूंगा। मेरे ख्याल में तो इसका मतलब है आप लोगों ने ग्रुप में अलर्ट रहना है। मेरे तक पैगाम पहुंचा, मैंने हल्का सा आपको हिंट दे दिया। आपने रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ग्रुप देखना है। ग्रुप में ऑडिट वाला ग्रुप, ओवरऑल ग्रुप नहीं, अब हम ऑडिट के ग्रुप में बातें करते हैं। ऑडिट के ग्रुप में देखना है कि वहां क्या चल रहा है। डन, इंशाल्लाह।